रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इस उम्मीद और दुआ के साथ इस साल का आगाज करेंगे कि ये हम सब के लिए रहमतों का बायस बने, बरकतों का बायस बने और 2020 की जितनी तलख यादें हैं वो पीछे रह जाएं। एक नई उम्मीद, एक नई उमंग और एक नई भरपूर जोश जज्बे के साथ हम ये नया साल शुरू करें। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशमी एंड यू मस्ट बी वंडरिंग कि अबू सर किधर गए। नए साल में मैंने उन्हें किधर भेज दिया। तो नए साल में जिस दिन का आगाज कर रहे हैं वो और हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अबू सर। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। सीमन आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। और चूंकि आज साल का पहला दिन है, हमने सोचा कि क्यों ना आज ओपन एयर में जाके अल्लाह ताला से दुआ की जाए। स्टूडियो में बाद में आ जाएंगे और दुआ यही है कि अल्लाह ताला इस साल खैरियत रखे हर जगह पर। 17 लाख ख़ानदानों के लिए जिनकी जानें चली गई उनके लिए भी आसानी पैदा करे। वो लोग करोड़ों लोग जिनकी कोरोना के बायस मुश्किलात पैदा हुई, चाहे वो मौशी है, हेल्थ वाइज है, उनके लिए भी आसानी हो। और आज हम सबको यही दुआ करनी चाहिए कि आइंदा आने वाला साल और जितना भी आगे वक्त है अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। आमीन जी आमीन। और आप बाहर मौजूद हैं तो बताइएगा 2021 कहने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। 2020 कह कर थक गए थे। मौसम कैसा है बाहर का? सुबह तो बड़ी धुंध थी। अच्छा, धुंध जो है आज मुझे थोड़ी कम लगी है कल की निस्बत। कल जब आप जब अपना स्टूडियो के बाहर थी तो कल ज़्यादा धुंध थी। आज धूप है लेकिन जो सर्दी है वो ज़्यादा है। अभी भी आज मतलब सर्दी का तो टेम्परेचर जो है वो तो खासा लो है अभी और फील कर रहा हूँ। मैंने थोड़ा सा कवर भी इसीलिए ज़्यादा किया हुआ है क्योंकि बाहर जब ओपन में आते हैं तो सर्दी ज़्यादा लगती है। अब पता लगा मैंने कल जैकेट क्यों पहनी थी। मुझे अब समझ रही हूँ कल तो ज़्यादा होगी वो फील, क्योंकि कल तो धुंध भी थी ना तो उस वजह से ज़्यादा फील हो रहा होगा। लेकिन आज थोड़ा सा बेहतर है और क्योंकि नया दिन है, नया आगाज़ है तो मौसम भी अच्छा है। लेकिन अब एक्सपेक्टेड है 1 से 2 रोज़ में बारिशें होंगी तो शायद मजीद सर्दी में इजाफा हो जाए पंजाब में खुसूसन। बिल्कुल बारिशें हो जाएं और सर्दी में इजाफा हो जाएगा लेकिन धुंध छट जाएगी। ये एक अच्छी बात होती है सर्दियों की बारिश की। लेकिन नॉर्दर्न एरियाज में इस वक्त बहुत ठंड है और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान बर्फबारी हो रही है मुसलसल वहाँ पर। अब तो बहुत से स्पॉट्स को बंद कर दिया गया है टूरिज्म के लिए कि लैंडस्लाइडिंग हो जाती है ऐसे मौसम में या बहुत ज़्यादा रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं तो फिर आप लोग वहाँ ना जाएं। लेकिन मरी में आना जाना लोगों का चल रहा है और आज फर्स्ट है तो बैंकर्स हॉलीडे भी है आज, उनका तो लॉन्ग वीकेंड है, साथ में सैटरडे संडे भी ऐड ऑन हो गया। तो आई एम श्योर बहुत से लोग जा रहे होंगे लेकिन प्लीज एहतियात का दामन आपने नहीं छोड़ना, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करना है और जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं वो कोरोना के हवाले से हो, वो धुंध के हवाले से हो, जरूर फॉलो करनी है। बिल्कुल, और ये बड़ा ज़रूरी है। एक तो SOPs को फॉलो करना, फिर कोरोना की आपने बात की तो कोरोना के हवाले से वैक्सीन की दुआ मांगी जा रही कि जल्द से जल्द सबको मिल जाए। पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह ये जल्द मुयस्सर हो जाएगी। और नए साल की अगर मैं बात करूं, क्योंकि नया साल है, नई उम्मीद है, नई ख्वाहिशात हैं, नई उम्मीद है, उसमें एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है जो कि कल भी मैंने देखा कि लोग अभी भी आतिशबाजी और हवाई फायरिंग को शायद ज़्यादा ख्वाहिश कर रहे थे कि हमें मौका मिल जाए। मेरे ख्याल में तो ये बड़ा अच्छा मौका था कि तमाम मज़ाहिब जितनी भी दुनिया में लोग हैं वो सिर्फ अल्लाह के हुजूर दुआ करते, अपने अपने मज़हब के अकॉर्डिंगली चाहे दुआ करें, लेकिन यही दुआ करते कि अल्लाह ताला आइंदा आने वाला वक्त जो है वो महफूज रखे, क्योंकि ये इस पर ज़्यादा ज़रूरी था बजाय कि आतिशबाजियाँ और हवाई फायरिंग। लेकिन हम लोगों का क्या करें, लोग बाज नहीं आए। कल भी करीबन आधा घंटा मैं लिटरली अपसेट रही, इस कदर हवाई फायरिंग हो रही थी मेरे घर के आसपास और इर्द गिर्द से भी इस तरह की शिकायत आ रही थी। तो लोग थोड़ा नहीं समझते एंड आई थिंक मैं और आप अपना रोल प्ले करते रहेंगे उनको ना सिर्फ समझाने में, वो जैसे कहते हैं ना कॉन्स्टेंट कतरा गिराते रहेंगे अवेयरनेस का जब तक अंटिल दे गेट मैच्योर और रियलाइज। वेल एनीवेज मैं चाहूंगी कि आप वापस स्टूडियो में आ जाएं, मैं आपको बड़ा मिस कर रही हूँ यहाँ पर। हम चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ। ओके। दुनिया भर की तरह 20 साल नौ का आगाज हो गया। शहरियों ने वालिहाना अंदाज में नए साल का इस्तकबाल किया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शानदार आतिशबाजी हुई। नए साल का नया तोहफा, पेट्रोल 2 रुपए 31 पैसे महंगा, कीमत 106 रुपए फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 1.80 रुपए फी लीटर इजाफे के बाद 110 रुपए 24 पैसे फी लीटर हो गई, जबकि LPG की कीमत 15 रुपए बढ़ गई। वज़ीर आज़म का तामीराती पैकेज की मुद्दत में तोसी का ऐलान, फिक्स टैक्स रजीम की सहूलत में 1 साल की तोसी, ज़राए आमदन बताने के लिए भी 6 माह की छूट, 5 मरले के घर पर 5% से ज़ायद सूद नहीं होगा।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खरक में मंदिर गिराए जाने का नोटिस ले लिया। चीफ सेक्रेटरी और आईजी के केपीके को 4 जनवरी को रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। पुलिस ने मरकजी मुलजिम सलामत खटक समेत 26 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पीडीएम का सरबराही इजलास आज जाती उम्रा लाहौर में होगा। ऑपोजिशन की तमाम सियासी जमातों की मरकजी क़यादत शरीक होगी। असेंबलियों में इस्तीफों, सेनेट इलेक्शन और मार्च पर फैसले मुतवक्के। मोहम्मद अली दुरानी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, ग्रैंड नेशनल डायलॉग की दरख्वास्त कर दी। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 4,80,000 से बढ़ गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 71 अमवात। मुल्क भर में कोरोना पॉजिटिव केसेस की शरह 5.92% रही। साल नौ का तो आगाज हो ही गया, लेकिन कल पॉलिटिकल एक्टिविटीज कुछ कम नहीं थी। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स और मुख्तलिफ रहनुमा बातें करते रहे, तो उनका एक मोन्टाज आपको दिखाते हैं। लो कॉस्ट हाउसिंग, तो उनके लिए हमने फिर पैकेजेस दिए थे। बैंकों ने भी अब तक हमारे से और स्टेट बैंक से एग्री किया है कि बैंक्स ने जो टोटल पैसा दिसंबर 2021 तक उन्होंने जो वादा किया है वो है अब तक 378 अरब रुपया। 378 अरब रुपया बैंक्स ने फैसला किया कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए उन्होंने सेपरेट रखा हुआ है। ये जो 1.1 ट्रिलियन रुपए जो कराची के डेवलपमेंट पैकेज के लिए दिया गया है, ये कराची के ऊपर कोई एहसान नहीं है। इंशाअल्लाह ताला कराची के अवाम अगले 3 साल में 3.3 ट्रिलियन कमाकर वफाकी हुकूमत को वापस कर देगी। 2.5 साल तक सर्वे को वेरीफाई भी नहीं हो सका और खान साहब की बात मान गए और वजारत भी लेके बैठे हैं। MQM जो है ना वो थोड़ा सा वो ज़्यादा ढोंग करती है। मैं माजरत के साथ कहने लगा हूँ कि बातें बहुत करती है, लेकिन फिर भी वो झंडे वाली गाड़ी छोड़ती नहीं है। अगर MQM सीरियस है तो MQM को हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। ये हुकूमत गांधी की पैदावार है। ये हुकूमत आवाम के नुमाइंदा वो मुज़ाकरात करेगी जो किसकी नुमाइंदगी करते हुए करेगी। लिहाजा इस जाली हुकूमत के साथ मुज़ाकरात को तो बहरहाल हमने सरगस्त खारिज इम्कान करार दिया है। देखिए, हमने यही तो तब्दीली है कि हमने बाइकाट किया था, इससे हमें फ़ायदा नहीं हुआ। इस बार हमने ट्रे किया है कि हम कभी बाइकाट नहीं करेंगे, हम हिस्सा लेंगे। मेरे ख्याल में सेनेट के इंतखाबात होंगे और ये तमाम सियासी जमातें उसमें शरीक होंगे। नैब जो है वो नैब कोई अदारा नहीं है, नैब कोई चीज़ नहीं है। चेयरमैन नैब जो है वो एक रिपोर्ट है, उसको सिर्फ यानी सिग्नेचर करने के लिए और उसे सिर्फ जो है वो इंतकामी कार्रवाइयों को अप्रूव करने के लिए रखा हुआ है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर तो आपने नजर डाली, लेकिन उससे पहले हम जरा सेलिब्रेशंस और साल नौ का आगाज पे डिस्कस कर लेते हैं, जहां शहरियों ने पुरजोश तरीके से साल नौ मनाया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में शानदार आतिशबाजी की गई। नए साल को खुशामदीद कहने के लिए मन चले, ये वर्ड हम हमेशा कुछ फिक्स डेज में यूज करते हैं, वो चाहे चांद रात हो, वो साल नौ हो, वो 14 अगस्त हो, कि मन चले बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आते हैं। और ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, नाचते हुए, गाते हुए, एंजॉय करते हुए, ये है वो मंचले। 12 बजते ही सड़कों पर निकल आए और फिर ढोल की थाप पर, गानों पर रक्स करते रहे। और न्यूजीलैंड से लेकर सिडनी तक और हर जगह जहां जहां रात 12 बजे शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। और लोग सिर्फ ये उम्मीद कर रहे थे कि 2020 जो है वो अब चला गया और 2021 जो है वो बेहतर अंदाज में एक नए साल के तौर पर हम सब के लिए सामने आए। 2020 वाज अ वेरी टफ ईयर, बट 2021 एक नई जिसे कहते हैं ना, एक नई साउंड, एक नई रो। और अब उजर भी स्टूडियो में वापस आ चुके हैं, तो मुझे लगता है आप मेरे से ज्यादा तेज भागते हैं कि आप जल्दी पहुंच गए स्टूडियो में। बिल्कुल, बट क्योंकि था कि फौरन पहुंचे, इतना टाइम भी नहीं होता ना, तो लेकिन टाइम की बात अगर करें तो 2021 का जो अब टाइम आया है, आपने भी यही कहा कि दुआ सभी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारी दुआओं में शिद्दत आनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा हमारे करीबी अजीज़ों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में बहुत लोगों के नुकसान हुए हैं, बहुत लोगों की करीबी ज़िंदगियाँ चली गई हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और इसके अलावा ये भी हमने देखना होता है कि दुआ कितनी की जाए। तो दुआ जितनी की गई है
हमने देखा लाहौर में, कराची में, ओवरऑल तमाम पाकिस्तान में, फिर पूरी दुनिया में भी दुआएं की गई हैं। और एक चीज़ और भी थी कि बहुत से मुल्कों ने थोड़े सेलिब्रेशंस में कमी लाई है और इसमें गैदरिंग्स नहीं की, ऑब्वियसली ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने कमी लाई गई है कि मतलब सेलिब्रेशन उस तरह से ना हो न्यूयॉर्क में और इसके अलावा दीगर मुल्कों में जहाँ पर प्रॉपर होती थी सेलिब्रेशन, उनको थोड़ा कम किया गया। अच्छी बात है, बिल्कुल सही, दुआएं ज़रूर करनी चाहिए और यही वो नई सोच है जिसके साथ हमें नए साल का आगाज़ करना है। और इसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग खबर भी आती है कि हमेशा पूरे 12 बजे 31 दिसंबर जब खत्म हो गया और 1 जनवरी शुरू हो गई तो सबसे पहला बच्चा कौन सा रजिस्टर जो हुआ है, रजिस्टर ऑब्वियसली मतलब पैदा हुआ तो वो आप काउंट ही नहीं कर सकते ना। तो कराची के जनाह हॉस्पिटल में हुआ जी साले 9 की पहली पैदाइश और जनाह हॉस्पिटल के में नातख्वां हाफिज मोहम्मद वसीम हैं जिनके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई, उनको बहुत बहुत मुबारक हो और ये साले 9 का पहला बेटा। तो कराची में तो ये विलादत हुई और लाहौर की अगर बात करें तो सर्विस अस्पताल में रात 12 बजे और 12:01 पर नन्ही परी की पैदाइश हुई है जी। शाहिद नामी शहरी हैं, उनके यहाँ जुड़वा बच्चों के पैदाइश हुई है। अस्पताल इंतजामिया भी इसमें खुशियों में शरीक थी और जुड़वा बच्चे मतलब एक नहीं दो खुशियां, दो माशाल्लाह माशाल्लाह, और वो खुशी से रो भी पड़े, रहमत आई है जी। अच्छा, इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ बताएं कि सबसे पहली FIR कौन सी कटी, तो कराची में ही जी सबसे पहली FIR कटी। नए साल का पहला मुकदमा 0121 यानी कि 1 जनवरी को डिफेंस थाने में दर्ज हुआ और वन विलिंग करने वाले ये 8 नौजवान थे जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया और दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। और इसके बाद जी एक और मुकदमा मुल्तान में नए साल 2021 की पहली FIR भी दर्ज की गई है और वहाँ के मुल्तान का इलाका है थाना मखदूम रशीद, पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अच्छा, मनशियात फरोश भी ज़्यादा दंदनाते फिरते हैं न्यू ईयर नाइट के करीब और इसके अलावा जो वन व्हीलिंग है, अच्छा वन व्हीलिंग में बड़ी कंट्रोल करने की कोशिश की है ओवरऑल, लेकिन फिर भी आपको पता ना लोग बाज नहीं आते। हमें ज्वाइन कर चुके हैं कराची से हबीब खान और इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ हैं सगीर चौधरी साहब, उन दोनों को खुशामदीद एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अस्सलाम वालेकुम सिमल, आपको भी नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू हबीब। सगीर चौधरी साहब आपको भी नया सिमल आपको मेरी तरफ से, मेरे ब्यूरो की तरफ से नया साल मुबारक और सिटी न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से हमारे नाज़रीन को नया साल मुबारक। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी सगीर चौधरी हबीब खान आप दोनों का। सगीर चौधरी, जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं नए साल का, नई खुशियाँ, नई उम्मीद और नई दुआओं के साथ, तो कैसा गुजरा इस्लामाबाद में ओवरऑल देखा जाए? इंतज़ामिया ने कैसे रोल अदा किया और जो शहरी थे उन्होंने कैसे अपना किरदार अदा किया, क्योंकि जिम्मेदाराना किरदार भी शहरियों का काम होता है कि वो किरदार अदा करें। जी देखें, आज जो एक दिन था वो होता है साल का आखिरी दिन, उसको आखिरी दिन के तौर पे मनाया जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारी बदनज़मी भी देखने में आती है। लेकिन इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बदनज़मी देखने में नहीं आई। वन व्हीलिंग को फुली कंट्रोल किया गया। जहाँ जहाँ पे आतिशबाजी थी वहाँ पे भी जो है वो पुलिस की एक अच्छी खासी नफरी थी ताकि लोगों को जो है वो एक पुरअमन तरीके से सेलिब्रेट करने दिया जाए और उसमें कोई खलल ना पड़े। गौरी ग्रीन की बात की जाए तो वहाँ पे बहुत रात को आतिशबाजी हुई थी, बहुत सारे लोग गए थे और कायदे आज़म का मुजस्मा भी वहाँ पर जो इंतज़ामिया है चौधरी उस्मान उनकी तरफ से लगाया गया था। लेकिन हमने देखा कि हम खुद भी वहाँ पर मौजूद थे कि बहुत नज़्म व ज़ब्त के साथ जो है वो प्रोग्राम अरेंज हुआ और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। इसी तरह अगर बात की जाए मुकदमात की तो इस्लामाबाद में पहला मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ है थाना नून में और पहला मुकदमा नाजायज़ असला के खिलाफ दर्ज हुआ है। इसमें हम बता देते हैं कि एक मोहम्मद हमायूं नामी मशकूक शख्स को गिरफ्तार किया गया, उसके खिलाफ साले 9 का पहला मुकदमा वफाकी दारुल हुकूमत में दर्ज हुआ है और उसके कब्जे से 5 पिस्टल बरामद हुए। इसके अलावा जो है वो गोलियां भी बरामद हुई हैं और शेख जुबैर इंडस्ट्रियल एरिया के SP हैं, उनकी जो ज़ेर निगरानी है ये सारी कार्रवाई की गई है और खालिद महमूद की, और IG ने इनको शाबाश भी दी है। इसके अलावा एक और अहम चीज़ जो है कि साले 9 के आगाज़ पर कुछ लोगों को उनकी खोई हुई गाड़ियां मिली हैं। 42 गाड़ियां IG ने जो है वो चाबियां उनके हवाले की हैं और उसके अलावा तकरीबन 57 मोटरसाइकिल ऐसे थे जो पिछले साल गुम हो गए थे और उनको IG इस्लामाबाद और SSP जो DIG ऑपरेशन है वकारुद्दीन सैयद, उन्होंने मालकान के हवाले चाबियां की। तो ये साले 9 की खुशी की में था। लेकिन दूसरी जानब एक और चीज भी है कि साले 9 में महंगाई जो है उसी तरह से उसका जिन काबू बेकाबू है वो बोतल से बाहर ही रहा
और पेट्रोल की कीमत जो है वो 2 बिल्कुल। रुपए अच्छा, 31 पैसे ये बढ़ी है। ऐसा और क्यों होता है चौधरी साहब? लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था और मुझे याद है कि हम यहाँ बैठकर फिर कहते हैं कि एक तरफ हम सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, साले 9 सेलिब्रेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ पेट्रोल बम गिर गया। और ये 2 रुपए जो आप बता रहे हैं, ये सिर्फ 2 रुपए नहीं है ना, ये सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, पेट्रोल की वजह से जो बाकी चीजें महंगी हो जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी, उसका कौन जिम्मेदार होगा? ये हमेशा ऐसे क्यों होता है? क्यों एक जानिब हम खुश हो रहे होते हैं, एकदम से ऐसी खबर आती है कि आप डाउन हो जाते हैं? बिल्कुल, ये रात की खबर है और 9:30 की पहली खबर महंगाई की है हुकूमत के हवाले से, और ये बड़ी मायूस कुन चीज है कि, और इसमें बाकायदा ये देखें कि जो ओगरा की जानिब से और इसके अलावा जो अथॉरिटी है उसकी जानिब से पेट्रोलियम मसनियात तो 15 रुपए तक महंगी करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन उसको फिर भी कम किया गया है। लेकिन किया जरूर गया है, 2 रुपए 31 पैसे पेट्रोल की कीमत है। और अब आपको पेट्रोल जो है, अब आप पेट्रोल पंप में सिमल जाएंगी तो आपको जो है वो 2 रुपए 31 पैसे फी लीटर इजाफी देने पड़ेंगे, यानी 106 रुपए कुछ पैसे जो है वो आपको अदा करने पड़ेंगे। इसी तरह एलपीजी की कीमत में भी इजाफा हुआ और एलपीजी की कीमत जो है उसमें 15 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। ये देखें, महंगाई की शरह बड़ी है, कम नहीं हुई। ये एक मायूस कुन बात जरूर है, लेकिन हम अपने नाजरीन को मायूस नहीं करना चाहते। 9:30 जो है वो हम कहते हैं कि अच्छे तरीके से गुजरेगा। लोग जो है वो अपने जी बिल्कुल सही चौधरी साहब, आपने भी सही कहा कि इस तरह की मायूस हमने नहीं करना, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो तो फैक्ट्स हैं। महंगाई हो रही है, पेट्रोल और एलपीजी की कीमतें बढ़ गई हैं, क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा कि खैर। एनीवेज, हम दुआ तो यही करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में अच्छा रहे सब कुछ। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, वहाँ पर क्या सूरत हाल रही? हबीब खान हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानते हैं। हबीब, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में गुज़िश्ता रात से अब तक क्या होता रहा? शहरियों ने क्या किया, कैसे सेलिब्रेट किया, दुआएं कितनी की गई, कहाँ पर, और फिर इंतज़ामिया कैसे अपना किरदार अदा करती रही? बिल्कुल बुज़ुर्ग, देखें कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है और यहाँ पर इंतज़ामी उमूर संभालना भी इतना ही जो है वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन गुज़िश्ता रात हमने देखा कि कराची की जो शहरी इंतज़ामिया है, जिसमें सिक्योरिटी इदारों समेत सब ने जो है वो बेहतरीन किरदार अदा किया। शहर में जो इंतज़ामात हैं न्यू ईयर के हवाले से, जिसमें सिक्योरिटी इंतज़ामात हों, जहाँ पे फायरवर्क्स के इंतजाम किए गए थे, वहाँ पर जहाँ शहरी मजबा लगा रहे थे उन जगहों को बड़े बेहतरीन तरीके से मैनेज किया गया। लेकिन उसके बावजूद देखें, शहर बड़ा है, आबादी ज़्यादा है, तो ओवरऑल चीज़ों को देखना और उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जिस तरह आपने खुद भी बताया कि कराची में ही पहला मुकदमा FIR जो है वो दर्ज हुई है गुज़िश्ता रात डिफेंस के इलाके में, जहाँ पर 8 नौजवान जो कि मोटरसाइकिल पर वन व्हीलिंग कर रहे थे उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया। जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी इदारों ने इस वन व्हीलिंग को जो है वो भरपूर तरीके से रोकने की कोशिश की और काफ़ी नौजवानों की जानिब से भी इस चीज़ पर हमने देखा कि अमल दरामद किया गया ना। इस बार फटे साइलेंसर दिखाई दिए, जो कि न्यू ईयर पे बड़ा ही जोर शोर रहता है कि साइलेंसर निकाल के बाइक जोर शोर के साथ चलाई जाती हैं, तो ये सब चीज़ें काफ़ी कम देखने को मिली। इसके अलावा फायरवर्क्स के हवाले से बात करें तो जहाँ पे शहरियों का मजमा होता है उन जगहों पर भी जो इंतजाम किए गए थे, वो शहरी इंतजामिया हो, कमिश्नर कराची हो, दीगर सिक्योरिटी इदारे, उनकी जानिब से एक मुनज़्ज़म तरीके का निज़ाम जो है वो देखने में आया। 9:30 का आगाज़ हुआ, शहरियों ने जो है ट्रैफिक की रवानगी को भी जो है वो ट्रैफिक पुलिस ने भी कहा, इसमें यहाँ पे कारकर्दगी को सराहना होगा कि ट्रैफिक की रवानगी कल शहर में जो है वो मुतासिर नहीं दिखाई दी। बिल्कुल सही, ये तो बड़ी अच्छी बात है हबीब, ये तो अच्छी खबर आई कराची से और उसकी सड़कों से और इंतजामिया की तरफ से। लेकिन जिस खबर को हम सगीर चौधरी साहब के साथ डिस्कस कर रहे थे वो कोई इतनी अच्छी नहीं रही है। पेट्रोल महंगा हो गया, LPG 15 रुपए फी किलो महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया, यानी कि पेट्रोल में मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। अब उसके जो असरात हैं वो सब्जियों की कीमतों पर, फलों की कीमतों पर और बाकी चीज़ों के ऊपर भी पड़ना शुरू हो जाएंगे। एक्सपेक्टेड था ये इजाफा, बहुत नागजीर हो गया था कि टैक्स हुकूमत को पूरा नहीं पड़ा था पर लीटर वो जितना ले रहे हैं, तो उन्होंने और इजाफा कर दिया। दिन पहले की याद हो तो ओगरा की जानिब से जो समरी पेश की गई थी उसमें भी यही तजवीज़ दी गई थी कि पेट्रोल की जो कीमत है उसको 105 रुपये से जो है वो ऊपर रखना चाहिए, जिसमें जो है वो 2.5 रुपये का जो है वो इजाफा कर दिया गया था 15 दिसंबर को। लेकिन उसके बाद वो मजीद जो 2.5 रुपये रह गए थे उसका इजाफा भी हमने देखा कि अब गुज़िश्ता रात जो है वो कर दिया गया 2 रुपये 31 पैसे इजाफे से। अब पेट्रोल जो है वो 106 रुपये से तजावुज़ कर गया है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे बात पेट्रोल तक महदूद नहीं रह जाती है। आपने जिस तरह खुद भी बताया कि पेट्रोल की कीमतों का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है तमाम तरह अशिया खुर्द नोश के ऊपर।
इस 2019 के जब इख्तिताम हुआ तो अशिया खुर्दनोश की कीमतों से और 2020 के इख्तिताम तक हमने देखा कि हर चीज़ की जो कीमतें हैं वो दुगनी से ऊपर होती चली गई, भले दाल हो, सब्जी हो, गोश्त हो, इसके अलावा दीगर जो अशिया खुर्दनोश हैं जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल होती हैं उन सब की कीमतों में इजाफा रहा। तो अब जब 2021 का आगाज़ हो रहा है, पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफा हुआ है, तो डायरेक्टली इन चीज़ों पर जो इसका इम्पैक्ट है वो हम देखेंगे कि आएगा और आज और कल और 1-2 रोज़ के दौरान जो है वो इन चीज़ों की कीमतों में जो है मजीद इजाफा है वो दुकानदारों की जानिब से भी ज़्यादा होंगे, ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं हबीब, आपने वजह फरमाया कि इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो हमेशा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से परेशानी लोगों की बढ़ जाती है। सगीर चौधरी, आप ये बताइएगा कि जिस तरह से हर दफ़ा कहा जाता है 15 दिन बाद कीमतें बढ़ जाएंगी, 15 दिन बाद कीमतें बढ़ भी रही हैं, LPG हो या पेट्रोल हो, ओगरा इसको देख रही है, फिर समरी जो है वो भेजी गई 10 रुपये की। आखिर इसकी क्या वजह थी? क्या बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल महंगा हो गया है? क्या हुआ है ऐसा कि 10 रुपये की समरी भेजी थी ओगरा ने, जो कि खैर मुस्तरद हुई है, लेकिन 2 रुपये फिर भी ज़्यादा हैं। सीमल बहुत इसमें तजर्बा रखती हैं और सीमल का पेट्रोल पंप पर तजर्बा भी रहा है कि हर पेट्रोल पंप जो है उसकी एक अपनी कीमत भी होती है। तो एक तो इजाफा होता है, एक पेट्रोल पंप जो है वो डिस्टेंस के हिसाब से एक अपनी कीमत भी मुकर्रर करता है। ये देखें बड़ी ज्यादती वाली बात है। और अब 2 रुपये 31 पैसे कोई मामूली नहीं है। वो आम आदमी जो एक बाइक पे 2 या 3 लीटर रोजाना डलवाता है, अब उसको जो है वो इजाफी पैसे जब देने पड़ेंगे और एक महीने में ये तकरीबन कोई 5 रुपये बनते हैं जो इजाफा हुआ है, तो ये बहुत बड़ा इजाफा है उन अफराद के लिए जो मोटर बाइक या रिक्शा चलाते हैं। ये असर डायरेक्ट उस तबके पर पड़ेगा और वो पड़ रहा है उस तबके पर, और फिर वो तबका जो है वो बहुत ज्यादा परेशान भी रहता है। सगीर चौधरी साहब, अभी जैसे आपने जिक्र किया ना, हमारी एक बड़ी लंबी डिबेट हुई इस पे, बड़ी डिस्कशंस हुई थी और अबू ज़र बात ये हुई थी कि इतने माफियाज हैं, इतने छोटे छोटे लेवल पर माफियाज हैं जो पैसों के अंदर आपको लूट रहे हैं, एंड यू डोंट इवन रियलाइज कि वो कितना पैसा कमा लेते हैं। जैसे अभी आपने जिक्र किया, पहले अब 15-15 दिन की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी कि एक ही महीने में टोटल तो 5 रुपए बढ़ा, लेकिन ऐसा कहने में बढ़ा कि 2.5 रुपए पिछली दफा बढ़ाया था 15 दिन पहले, 2.5 रुपए अब बढ़ा दिया। फिर उसके साथ साथ ऐसे माफियाज हैं कि डिस्टेंस के ऊपर उन्होंने खुद अपने पैसे तय करने हैं, जिसका जो दिल कर रहा है वो 1 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसे, 50 पैसे बढ़ा के भी पेट्रोल ले रहे हैं। गवर्नमेंट की रेट ही कहीं पर नहीं है और गवर्नमेंट कहती है ये फार्मूला के तहत हो रहा है। वो फार्मूला कहां है, कोई जस्टिफाई नहीं कर पाता। ये माफियाज जो है, जिसमें मुझे तो लगता है कि इंतजामिया खुद भी मिली हुई है। आपको क्या लगता है चौधरी साहब? बिल्कुल, ये आपकी बात दुरुस्त है और 100% दुरुस्त है कि ये एक बहुत बड़ा माफिया है, छोटा नहीं, बहुत बड़ा माफिया है। देखें जो पैसों में कीमत बढ़ती है, देखें अभी भी हमारा जो कारोबार है वो पैसों में होता है, लेकिन हम पैसे से कोई चीज खरीद नहीं सकते। यानी कि हमें पैसे देने जरूर पड़ते हैं अगर कीमत में इजाफा होता है, राउंड फिगर होके अगला वाला रुपया निकल आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप चौधरी साहब। और मैं स्क्रीन पर देख रही हूँ कि माशाल्लाह हमारी स्क्रीन पर भी रौनक है। मुझे लगता है हमने पूरा साल जो है ना वो 24/9 में रौनक लगा कर रखनी है। और मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है अली रियाज ने। अस्सलाम वालेकुम अली, नया साल बहुत मुबारक हो आपको। वालेकुम सलाम, आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नया साल जो है हम सब के लिए खुशियाँ भरा, बिलखसूस पाकिस्तान और इस जो वबा है इससे भी निजात मिले हम इस नए साल में। आमीन आमीन इंशाअल्लाह ताला। आपकी दुआ अल्लाह ताला कबूल करे, पूरी दुनिया यही दुआ कर रही है। अली, तो बताइएगा मुल्तान में कैसी गुजरी न्यू ईयर नाइट और फिर जो आगाज़ हुआ उसको कैसे किया गया, इंतजामिया ने कैसे डील किया? न्यू ईयर नाइट के हवाले से अगर बात की जाए तो मुल्तान में जो न्यू ईयर नाइट होती है काफ़ी बेहतर अंदाज से गुजरती है हर साल की, लेकिन इस साल चूँकि कोरोना वायरस था तो कुछ मुल्तान का जो क्राउड है, जो मनचले हैं, वो मुल्तान के जो अवान चौक है वहाँ पर जमा होते हैं, लेकिन इस साल वहाँ पर रुझान खासा कम था। जबकि इसके साथ अगर नए साल के हवाले से जो नई चीज़ें होती है, जिसमें पहली FIR होती है नए साल में, जो पहला बच्चा पैदा होता है वो, और इसके साथ साथ जो नए साल के पहले जो वाक़यात होते हैं, तो कुछ ऐसे हैं कि मुल्तान में जो पहली नए साल 2021 की पहली FIR जो है वो थाना मखदूम रशीद में दर्ज की गई थी, जो कि मंशात फरोश जो अफराद मोहम्मद साबिर है उसके खिलाफ की गई थी, और उससे जो 100 लीटर से ज़ायद जो शराब है वो बरामद कर ली गई थी। इसके साथ साथ जो पहला हादसा पेश आया था मुल्तान का, वो शुजाबाद के करीब पेश आया था, जो कि एक स्पेयर पार्ट की, मोटर बाइक की स्पेयर पार्ट की शॉप में आग लग गई थी, और उस शख्स का जो नाम है मोहम्मद वसीम नामी शख्स है, जिसकी दुकान में ये आग लगी थी, जिसमें रेस्क्यू 222 ने मौके पर पहुंचकर जो है आग पर काबू पा लिया था। अब अगर जिक्र किया जाए नए साल के पहले बच्चे का, तो नए मुल्तान
मुल्तान में जो नए साल का पहला बच्चा जो है वो एक निजी अस्पताल में एक खानदान में पैदा होता है जिसका नाम उन्होंने मोहम्मद मूसा रखा है। और मोहम्मद मूसा जो है अपने घर वालों के लिए और हम सब के लिए बड़ी ही किस्मतें भी लेकर आए और बरकतें भी लेकर आए। वो कहते हैं ना, जो भी जिसका भी कहीं पर भी बच्चा हो बस दुआएं देनी चाहिए और दुआएं समेटनी चाहिए। अली, मुझे लग रहा है आप पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, तो जरा देखिएगा यहाँ पर आसपास आपके कुछ लोगों से आपकी बात तो हुई होगी, क्या कह रहे हैं लोग? नए साल का हुकूमत ने बड़ा ही बेहतरीन तोहफा दिया जी, पेट्रोल बढ़ा दिया, कीमत बढ़ा दी है। हाँ जी, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि नया साल हुकूमत की जानिब से तोहफा, क्योंकि नए साल में होता यह है कि अमूमन लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना सिर्फ नेशनल बल्कि पाकिस्तान में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। तो जब मैं सुबह यहाँ पर पहुँचा पंप पर, इवन कि जब मैंने अपनी बाइक में सुबह आज पेट्रोल डलवाया है तो मुझे भी ऐसा कहते हैं झटका सा फील हुआ है कि यार नया साल है और पेट्रोल ही महंगा हो गया है। तो आवाम के भी ये तासुरात है कि कम अज़ कम जब नया साल जो शुरू हुआ है अब उसका आगाज़ ही महंगाई से कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ने ठान ली है कि 20 की तरह 21 में भी हुकूमत जो है आवाम को खूब तंग करेगी, जिसका वजह से आज जो पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा है वो देखने में नजर आ रहा है। शहरी खासे परेशान है, शहरी परेशान होने मुझे खुद बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है कि मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक साबित हो गई कि मोटरसाइकिल वालों पे और रिक्शे वालों पे जिन्होंने डेली बेसिस पर ट्रैवल करना होता है उन पे ये सबसे बड़ा बोझ है। अली, हमारी हमदर्दियां आपके साथ हैं, लेकिन यकीन जानिए कि हम भी जब पेट्रोल डलवाते हैं और कीमत जब बड़ी होती है और सुई वो एग्जैक्ट उस तरफ नहीं जाती है ना, तो एकदम से होता है कि कम पेट्रोल डलेगा इतने पैसों में, मतलब 1000 रुपए में 500 रुपए में इतना सा पेट्रोल डलेगा। खैर, अभी ये झटके मुझे लगता है और मिलने हैं हमें आने वाले दिनों में, कुछ ऐसा अच्छी एक्सपेक्टेशंस आ नहीं रही फ्यूचर से, लेकिन अल्लाह ताला है ना, उससे दुआ करते हैं कि हालात बेहतर रहे सबके और आप सबका। रियाज, हबीब खान, आप तीनों का आपने हमें अपडेट्स किया पाकिस्तान के भरपूर तरीका मतलब शहरों से, और ये भी बताया कि ओवरऑल लोगों ने किया लेकिन थोड़ा महदूद, इस दफा अच्छी चीज है जो कि करनी चाहिए थी। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, एक ब्रेक लेते हैं और फिर हाजिर होंगे। एक अच्छी चीज भी हुई है जो कल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की है, तो उस हवाले से भी हम बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने ब्रेक पर जाने से पहले बात की कि जहां पेट्रोल के ऊपर कीमतें बढ़ा दी गई हैं, वहीं पर एक अच्छी खबर भी आई कल बिजनेस कम्युनिटी के लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि तामीरात के शोबे में सरमायाकारी करने वालों से ज़राए आमदन अभी कुछ महदूद मदद के लिए नहीं पूछे जाएंगे ताकि मज़ीद रिलीफ मिल सके उनको। साल 2020 के अख्ताम पर कौम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तामीराती शोबे को नए साल का तोहफा दिया है। एंड बाय तोहफा वी एक्चुअली मीन तोहफा के उन्होंने कहा कि फिक्स टैक्स रिजीम जो है वो 31 दिसंबर 2021 तक बरकरार रहेगी और प्रॉपर्टी में सरमायाकारी करने वालों से आमदन के जराए नहीं पूछे जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने सरमायाकारों को 30 जून 2021 तक छूट दी है और प्रॉपर्टी खरीदने वालों से 31 मार्च तक जराए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। अच्छा, ये जो डेट दे दी जाती है कि 31 मार्च तक नहीं पूछे जाएंगे, आप इन्वेस्टमेंट कर लें और जब आप इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं तो उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपके पैसे कहां से आए। वैसे तो ऐसे लोगों को डर होता है, एक्चुअली डर होता है क्योंकि एमनेस्टी स्कीम में ये था कि लोगों को डर था बहुत देर तक लोगों को डेडलाइन खत्म होगी तो फिर ये हमसे पूछेंगे हमारे पैसे कहां से आए, अगर हम जस्टिफाई ना कर सके तो पकड़े जाएंगे। मतलब अब तक ऐसे नहीं हुआ, जिन्होंने एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाया है उनको ऐसे नहीं फील करना पड़ा, ना इनको ऐसे फेस करना पड़ा। 30 सितंबर 2023 तक मंसूबे मुकम्मल करने की हद में भी 1 साल की तौसीह की गई है ताकि मजीद लोग इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि बिजनेस सेक्टर है, इन्वेस्टमेंट सेक्टर है और फिर जो कंस्ट्रक्शन जो एक इंडस्ट्री है उसमें बहुत से ज़्यादा बिजनेस इन्वॉल्व हैं। 40 के करीब इंडस्ट्री उसके साथ इन्वॉल्व है, कारोबार उसके साथ इन्वॉल्व है, तो सभी को इससे आफ्टर ऑल फायदा होने वाला है। बिल्कुल 163 अरब रुपए के तामीराती मंसूबे शुरू हो चुके पंजाब में, 186 अरब के प्रोजेक्ट्स FBR पोर्टल पर रजिस्टर हुए और 2.5 लाख नौकरियों के मौके पैदा हुए पंजाब में। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि तामीराती शोबे को हमने बहुत से पैकेजेस दिए हैं, तनख्वाहदार तबके के लिए कम लागत तामीराती मंसूबों के हवाले से भी पैकेज दिया। फिर बैंकों ने भी 378 अरब रुपए तामीराती शोबे के लिए मुख्तस किए, यानी कि उन्होंने हर इंडस्ट्री को इन्वॉल्व किया और एक पूरा एक प्लेटफॉर्म ऐसा प्रोवाइड किया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या तामीराती शोबा जो है वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे बहुत सी फील्ड्स, बहुत से शोबे लिंक्ड अप हैं। अगर उसको बूस्ट मिलता है तो जनरली भी आपकी इकोनॉमी ऊपर जाती है, इन्वेस्टमेंट आती है और बाकी फील्ड्स इन्वॉल्व हो जाती है। एग्जैक्टली। और फिर मास्टर प्लान से सीवरेज और पानी की फराहमी में भी हाई रुकावटों जैसे मसाइल भी हल हो जाएंगे, क्योंकि मास्टर प्लान बनाया जा रहा है और रोजगार के लिए लाखों मौके पैदा
ज़्यादा होंगे जिसकी उम्मीद की जा रही है। 5 मरले के घर पर 5% से ज़्यादा सूद नहीं होगा। फिर पहले 1 लाख घरों पर 3 लाख रुपए ग्रांट भी मिलेगी, जो कि वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फंड के हवाले से बात की जा रही है और मज़ीद घरों के हवाले से कहा जा रहा है कि लोग घर बनाएं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की अगस्त तक ज़मीनों की डिजिटलाइजेशन हो जाएगी। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि मज़ीद काम किए जाने हैं। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले साल में जो वादे किए गए हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से, उसमें किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन होती है, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल, इस हवाले से हम बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलीम बुखारी साहब, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। वालेकुम अस्सलाम, वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू और हमारे जो व्यूअर्स हैं सबको भी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और सलीम बुखारी साहब, सबसे पहले तो मैं इससे पहले कि तज्ज़िये की तरफ आऊँ, मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगी गोल्डन जुबली की सहाफ़त में। और आपका नाम हम हमेशा से ही, मुझे अभी भी याद है स्टूडेंट लाइफ से ही हम देखते थे, अच्छा सलीम बुखारी साहब बात कर रहे हैं, या कभी आपने किसी वर्कशॉप में या सेमिनार में आना तो बड़ा एक ऑनर फील करना कि वहां पर बैठकर। और आज मेरे लिए बड़े प्राउड की बात है कि मैं आपके साथ काम कर रही हूँ। और एक लंबा अरसा आपने सहाफत में गुजारा, कैसा रहा आपका ये पूरा अरसा? बहुत शुक्रिया आपका सीमल, आपने जो अल्फाज मेरे बारे में कहे हैं मैं पता नहीं डिजर्व करता हूँ कि नहीं करता हूँ। मैंने पर जो है एक अप्रेंटिस के तौर पर शुरू किया था, और किसी भी शोबे में उसके हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाना इंसान की बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। मैं 29 साल की उम्र में एक अंग्रेजी अखबार का एडिटर बन गया था और 10 अखबार का एडिटर में रहा हूँ, जो मुल्क के सबसे बड़े अंग्रेजी के अखबार थे सिवाय डॉन के। तो अल्लाह ताला ने ये इज्जत बहुत मेरे लिए दी है। मैंने मेहनत सिर्फ की है, लेकिन बाकी नवाजिशें जो हैं वो सारी अल्लाह ताला की जात की थी। और ये मैसेज मैं जरूर देना चाहता हूँ अपने जो यंग लोग इस प्रोफेशन में आ रहे हैं कि अगर आप मेहनत करें तो आपकी तरक्की को, आपकी मंजिलें हल करने के रास्ते में कोई रुकावट नहीं बन सकती। कोई दो राय नहीं इसके बारे में होनी चाहिए कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको अल्लाह ताला की जात इज्जत देगी इंशाल्लाह। जबरदस्त पैगाम है जी सलीम बुखारी साहब आपकी जानिब से, और हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि लोग इसको फॉलो करें और इसी तरह से अल्लाह ताला भी उनको रिवॉर्ड करे। सलीम बुखारी साहब, अब आपने जिक्र किया मेहनत का, गवर्नमेंट मेहनत कर रही है पाकिस्तान की तरक्की के लिए, कुछ मजीद काम हम देख रहे हैं आइंदा आने वाले साल में जो एक्सपेक्टेड है? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी कल जो खिताब किया है इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, आपको लगता है कुछ बेहतरी होगी इससे मजीद? एक शोबे का तज़किरा आप और सीमल कर रही थी, उसमें तो यकीनी तौर पर एक्टिविटी हमें नजर आती है, लेकिन उसके नतीजे तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं। बात अभी सारी इब्तिदाइयात की हो रही है, लेकिन इस बिलाशुबा इसमें थोड़ी सी एक्टिविटी जो है वो हम देख रहे हैं, इसलिए कि रियात मराहत जो है वो बहुत इस शोबे को दी गई हैं और हम तवक्को करते हैं कि ये अपना मकसद जो है वो हल कर लेगा, क्योंकि जिस कीमत के वो बना के मकान उन मकानों को देने की बात की जा रही है, उनमें 35 लाख का या 30 लाख का घर खरीदने की हिम्मत कहाँ से आएगी? इसलिए कि जो मईशत का हाल है, जो लोगों के रोजगार का हाल है, जो लोगों की यानी गुर्बत की लकीर से नीचे जाने की रफ्तार है, ये सारी चीजें मिलकर अगर आप देखें तो जब तक ये सब कुछ हमारे सामने आ नहीं जाएगा, इसके ऊपर तवक्को की जा सकती है। यकीन करना मेरे नजदीक बहुत मुश्किल है। जहाँ तक आपने कंस्ट्रक्शन के शोबे की बात की, जो रियात इमरात दी गई हैं, खासतौर से जो यानी टैक्स के हवाले से छूट है, जो लोन के हवाले से रेट है, वो सब कुछ जो है बहुत पॉजिटिव है और हम तवक्को करते हैं कि ये मुल्क की तरक्की के अंदर एक रोल जो है ये सेक्टर अदा कर पाएगा। लेकिन जहाँ तक ओवरऑल बात आप कर रहे हैं, तो जो वादे इमरान खान साहब ने किए थे, चाहे वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान थे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद थे, उनके हवाले से कोई ट्रैक रिकॉर्ड हुकूमत का बहुत आला आप नहीं इसको करार दे सकते, क्योंकि ओवरऑल सूरत हाल एक आम आदमी की जो है वो खराब हुई है, वो ठीक नहीं हुई है। इसलिए कि आपने इस साल के बजट में जो तनख्वाहदार तबका है, जिसकी कि एक बड़ी तादाद पाकिस्तान में है, 50 to 60% लोग जो हैं, उनकी तनख्वाहों में आपने एक पैसे का इजाफा नहीं किया। पेंशनर्स की हालत उससे भी ज्यादा बदतर है। तो जब हुकूमत की पॉलिसियों को आप देखते हैं और उनको मैच करते हैं आप उनके वादों के साथ, तो उन दोनों में बहुत तसाद है, उनमें कोई यकसानियत आपको नजर नहीं आएगी। तो ओवरऑल सूरत हाल तो खराब है मईशत की भी, और हुकूमत वादे फिर कर रही है। इमरान खान साहब का एक आप उसको क्रेडिट दें, वो या तो सच बोल रहे थे या फिर अपनी नाअहली और नाकामी को छुपा रहे थे। उन्होंने कहा हमें तो मैं आखिरी जुमला बोलूँ, उन्होंने कहा हमें तो शुरू में पता ही नहीं चला
कि ये फिगर्स क्या होते हैं, ये पावर सेक्टर क्या चीज है। 2.5 साल के बाद अगर वो कौम को ये बताएंगे कि मैं तो अभी सीख रहा हूँ, तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए इससे कि कितना पुरुमीद होना चाहिए लोगों को। अब आने वाले दिनों में वो कोई इनकलाबी इकदाम उठाएं और उससे सूरत हाल बदल जाए, वो अलग बात है। बिल्कुल सही। बुखारी साहब, आपने कहा कि आने वाले दिनों में सूरत हाल बदल जाए। अभी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स कल वज़ीर आज़म साहब बता रहे थे, हम ज्यादा पुरानी बात अगर ना करें तो उसके मुताबिक तो बहुत से अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उन्होंने तो एग्जैक्ट फिगर भी दिए कि पंजाब ही की सिर्फ अगर बात करें तो 2.5 लाख नौकरियां पैदा होंगी, 15,000 अरब की इक्तिसादी सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी। मतलब वो बाकायदा कोट कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पूरी एक प्लानिंग है और अब चीजें जो हैं वो इस तरफ जा रही हैं जहां उन्होंने करोड़ों नौकरियां देनी है, रोजगार देने हैं, लोगों को घर देने हैं। तो हम उम्मीद लगाएं कि 2021 एक अच्छा साल होगा। हमारे इन्हीं प्राइम मिनिस्टर ने ये भी हमें बताया था कि 50 लाख घर बनेंगे और 1 करोड़ नौकरियां जो है वो मिलेंगी। अगर वो वादा पूरा हो गया है तो मुझे यकीनी तौर पर एक लम्हा जाया नहीं करना चाहिए उनका ये दावा जो है उसको तस्लीम कर लेने में। लेकिन मैंने जैसा कहा आपसे कि वो 2.5 साल के बाद फिर उम्मीद दिला रहे हैं कौम को। हम तवक्को करते हैं कि वो अपने इस वादे पर कम से कम कामयाब हो जाएं तो शायद आम आदमी की सूरत हाल किसी हद तक बदल जाएगी। लेकिन अगर उनके इस वादे का हाल भी वही होना है जो उनके पहले वादों का हुआ है तो मेरे ख्याल से बुखारी साहब, आपकी बात बजा कि अब तक ऐसा नजर नहीं आया। लेकिन यहाँ पर बात है कि क्या अब डायरेक्शन कुछ सेट नजर आ रही है आपको? कुछ होता है ना कि जब अपने मंजिल की तरफ जाना हो आपका बिल्कुल ही एक आपका रूट ही डिफरेंट होता है। आपको लग रहा है कुछ उस तरफ निकले हैं कि मंजिल की तरफ हम पहुंच सकते हैं या एटलीस्ट उसको शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर साहब की ख्वाहिशात का उनके दावों का ताल्लुक है, वो तो सिमत जो है इतनी मुस्बत बना देती है कि फिर उम्मीदें भी उतनी ही ज्यादा हो जाती हैं। और जब वो तवक्कात और उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो फिर मायूसी का लेवल आप खुद ही तय कर लीजिए। जैसे मैंने कहा आपसे कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें कहा था कि मेरे पास 200 माहिरीन की एक ऐसी टीम है जो आते ही 90 दिन में ये कर देगी, 90 दिन में वो कर देगी। वो आपको याद होगा पूरा 90 दिन एक जनूबी सूबा बनना था, करप्शन खत्म होनी थी, जो 12 अरब रुपए की रोजाना करप्शन होती थी वो उसकी बचत होनी थी, बैंकों से पैसा आना था। कन्विंसिंग रोल तो बहुत रहता है, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटीज को हम देखते हैं तभी आदमी चेक होता है जो वादे उसने किए हों। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ग्राउंड रियलिटी पर रहकर ही हमें ये दावे और ये वादे सुनना होंगे, क्योंकि अगर बर ना आए तो फिर बहुत दुख होता है, फिर डिसअपॉइंटमेंट का लेवल जो होता है वो आई थिंक अपनी पीक पर पहुंच जाता है। बहुत सही बात की आपने बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने अपना तज्जिया इस हवाले से दिया। उन्हें भी कहा कि अगर मुझे इसकी प्रैक्टिकलिटीज नजर आना शुरू हो गई तो मैं भी उम्मीद लगाऊंगा कि ये हुकूमत अच्छा कर सकती है। लेकिन ऐसा ना हो कि ये सिर्फ एक पुरुमीद खिताब ही रहे और फिर उसकी वो कहते हैं ना कि जब ये सवाल और ये इसका जवाब इसी तरह है ना कि अक्सर लोग कहते हैं कि जब आपने अगर फॉर इंस्टेंस लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो फिर आप एटलीस्ट उस तरफ तो जाए ना, मोटरवे या जीटी रोड पे। आप अगर कराची की तरफ निकल जाएंगे तो कभी आप इस्लामाबाद नहीं जा सकेंगे। तो कह रहे हैं हुकूमत कराची की तरफ। तो यही उनसे पूछना चाह रहा था कि क्या ऐसा है कि क्या आपका जो रूट है वो ठीक है या नहीं है, कि शायद मंजिल तक हम कभी ना कभी चले आहिस्ता पहुंचे लेकिन पहुंच जाए। आप ये चाह रहे हैं कि अगले 2.5 साल जो है वो हम उम्मीदें लगाएं या ना लगाएं, ये एक्चुअली ट्रैक पर चीजें होती भी नजर आएंगी या नहीं आएंगी, ये पूछना चाह रहे थे। तो वेल अबूजर, ये तो आपको कोई भी नहीं बता सकता और इवन इमरान खान साहब खुद भी नहीं बता सकते। उन्होंने जो कहना था कल कहा, आइंदा भी आने वाले दिनों में जब जब वो खिताब करेंगे उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी उसके मुताबिक वो बताएंगे। लेकिन होता है या नहीं ये तो हमें वक्त के साथ ही देखना पड़ेगा। बिल्कुल, अभी एक ब्रेक लेते हैं फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कर्क में मंदिर को आग लगाने और मिसमार किए जाने का नोटिस लिया। खुद नोटिस ये लिया और IG समेत सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से 4 जनवरी 2021 तक रिपोर्ट भी तलब कर ली है। जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ जिस पर पूरी कौम अफसरदा है और पाकिस्तान और पाकिस्तानी जो है कभी भी इस तरह की एक्टिविटीज़ को सपोर्ट नहीं करते बल्कि क्रिटिसाइज़ करते हैं। और अब 5 जनवरी को इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस इसके केस की समाअत भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एलामिया में ये भी कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कर्क में
हजूम ने मंदिर जला दिया था और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मेंबर ऑफ कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार से वाक़े पर अफसोस का इजहार भी किया और इसका खुद नोटिस लिया। और इसमें एक चीज़ फैक्ट जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, कल ही के दिन भारत में भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब वहाँ पर एक मस्जिद को मिसमार करने की कोशिश की गई और वहाँ पर भी यही देखने में आया मनाजिर के माइनॉरिटीज़ के साथ क्या होता है। लेकिन जो फ़र्क नज़र आया वो ये था कि पाकिस्तान में भरपूर इसको क्रिटिसाइज़ किया गया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन लिया, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर एक्शन लिया और चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया और पूरी कौम ने क्रिटिसाइज़ किया, जिसका वाज़ेह फ़र्क है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो सोच। और हिंदुस्तान में इस तरह के बहुत से वाक़यात हुए, इवन उनकी सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में बाबरी मस्जिद को जो शहीद किया गया और जिस तरीके से वहाँ पर बिल्कुल ही वो ख़त्म कर दिया गया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर हम बिल्कुल एज अ नॉर्मल पर्सन, एज अ सिविल सोसाइटी भी इजाज़त नहीं दे सकते और ना ही इस तरह के एक्ट्स को सपोर्ट कर सकते हैं। इबादतगाह को गिराना या मिसमार करना किसी तौर जायज़ नहीं है, जबकि हमारे आइन के अंदर है कि हम अपनी माइनॉरिटीज़ को, अपनी अक़लियतों को उनकी मजहबी आज़ादी हर तरह से प्रोवाइड करेंगे। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के चीफ पैट्रन MNA रामेश कुमार ने चीफ जस्टिस से मुलाकात भी की और इस वाक़े के हवाले से उन्हें आगाह भी किया और इस वक्त रामेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद भी हैं। उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। रामेश कुमार साहब, कल जो वाक़या पेश आया इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या था और आप यकीन जानिए कोई भी बाशऊर इंसान, अकल रखने वाला इंसान और एक मैच्योर इंसान इस चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं करेगा। ये चंद अनासर हर सोसाइटी में होते हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस चीज़ को और जो है वो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी पहले आज़ादी और सुप्रीम कोर्ट की तरह फिर के सिग्नल्स के इश्यूज की वजह से उनकी आवाज़ जो है वो ब्रेक हो रही है। तो सर हम आपसे दोबारा राब्ता करेंगे और इसी इशू के ऊपर बात करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब ज़रा हम आपको फ्लाइट के बगैर और जिसे कहते हैं ना डायरेक्ट है न्यूयॉर्क, जहाँ पर काउंटडाउन स्टार्ट है और सेलिब्रेशन जो है वो वहाँ पर शुरू होने वाली हैं और आपको पता है कि कुछ टाइम डिफरेंस की वजह से अब इस वक्त वहाँ जो है वो 12 बजने वाले हैं और न्यू ईयर सेलिब्रेशन होंगी। तो दिस वॉज द परफेक्ट टाइम जो हम जो है दिखा सकते थे आपको। 11:50 हुए हैं न्यूयॉर्क में इस वक्त। 10 मिनट रह गए बेसिकली, अंडर 10 अब काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया है। हाँ जी। मतलब एक चीज़ और चीज़ है जो कि इम्पोर्टेंट है जिसका हमने शुरू में भी जिक्र किया था कि अमेरिका में जो न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर है वो, फिर यूके में, इसके अलावा सिडनी हार्बर ब्रिज पे और फिर दुबई में वो जो एक्टिविटीज़ होती थी ना कि पूरा ऐसे लगता था शहर या मुल्क ही उमड़ आया, वो ऐसे नहीं है और ज़रूरी भी था ये अच्छे तरीके से ऑफिशियली, क्योंकि जितना नुकसान लोगों का हुआ है आप कभी भी अफोर्ड नहीं करते कि इस तरह हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे आ जाएं, ऐसे की खिलाफ वर्जी करें। हाँ ठीक है, आतिशबाजी हो जाए, ठीक है, लोग देख रहे हैं आके एक महदूद तादाद में, वो हुआ और वो हो भी रहा है अब न्यूयॉर्क में भी। लेकिन लोग इकट्ठे हैं। टाइम स्क्वायर इज अ प्लेस जहाँ पे आपको नॉर्मल ट्रैफिक के लिए थोड़ी सी जगह छोड़नी होती है, तो लॉट ऑफ पीपल गैदर्ड देयर टू सी द फायरवर्क्स एंड वी आर कमिंग बैक ऑन द टॉपिक। रामेश कुमार साहब से हमारा राब्ता बहाल हो चुका है और दोबारा हो चुका है और वो बात कर रहे थे कल जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया खैबर पख्तूनख्वा के इलाके करक में, जहाँ पर एक हजूम जो है वो उमड़ आया और उन्होंने मंदिर को मिसमार किया वहाँ पर। जी रामेश कुमार साहब, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही थी, मैं चाहूँगी आप वहीं से बात कंटिन्यू करें। जब तक सजा और जजा का कानून नहीं होगा तब तक क्रिमिनल अपना काम करते जाएंगे और वो फिर उनको हिम्मत मिलती जाएगी। 1997 में जिन लोगों ने इस मंदिर को डैमेज किया था, कब्जा किया था और 2015 में जाके ये मंदिर दोबारा वापस रीएबिलिटेट हुआ, तो उस वक्त अगर उन लोगों को सजा मिल जाती तो आज उन लोगों को दोबारा ये हिम्मत नहीं होती। मगर आज जब हिम्मत से ये काम करने लगे तो 5-6 महीने से ये हर्डल्स इनकी तरफ से आ रहे थे और स्पेशली 1 वीक से जो है वो बहुत ज्यादा हर्डल्स थे। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्यूर है, स्पेशली एसपी का, डीएसपी, एसएचओ, जो 92 पुलिस वाले जो है वो वहाँ पे खड़े हुए हैं एरी के अंदर और उनके सामने इस तरीके से लोग आए हैं और नारा लगाए अल्लाह अकबर, अल्लाह तकबीर और इस तरीके से नारा लगा के और उसको डैमेज करते रहे, मज़ारों को तोड़ते रहे। तो ये तो कोई मजहब नहीं सिखाता। बिल्कुल रमेश कुमार साहब की बात बिल्कुल बजाय, ये कोई मजहब नहीं सिखाता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये कोई ऐसा बताया जा रहा है कि ज़ाती नौयत का मामला था जिसको इस हद तक लेके जाया गया और इसको मजहबी रंग देने की कोशिश की गई।
इस हवाले से कुछ आपने देखा है, कुछ आपने जानने की कोशिश की कि क्या मामला है हकीकत में? टेहरी के लोग बहुत जो है वो निहायत ही कुर्ब वाले लोग हैं और जितनी मोहब्बत टेहरी के लोकल लोगों से मिलती है। एक बंदा था जो इस किस्म की शरारत करता था और वो बहुत बड़ा ब्लैकमेलर था जिसने हमेशा माजी में भी ऐसे और अभी भी जो लोग जिन्होंने डैमेज किया कोई भी टेहरी से नहीं है, ज्यादातर लोगों को इसने बाहर से जमा किया और ये पहले ही पता चल गया था। 2 दिन पहले डीसी को हमने बताया, डीसी के पास उनकी रिपोर्ट थी और डिप्टी कमिश्नर ने जो है वो डीपीओ को भी बताया है। मगर अगर डीपीओ खुद उसमें इन्वॉल्व हो और वो मंदिर जो है वो गिरता रहे और इस तरीके से वो हंसता रहे तो फिर मैं समझता हूँ वो वीडियोज है हमारे पास। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो शोएब सदन साहब की बिल्कुल में जो है वो उसकी कमीशन बनाई है। और रामेश कुमार साहब, ये जो आप जिक्र कर रहे हैं कि तमाम इंतजामिया को आइडिया था और उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की, पुलिस के लोग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने इस मॉब को रोकने की कोशिश नहीं की। आपकी बात बिल्कुल बजा है कि अगर इंतजामिया खुद नहीं कर रही तो फिर सहूलतकार भी ना बने ना, फिर रोक टोक का सिलसिला तो फिर रिट किस किस्म की हुई? फिर गवर्नमेंट जो है वहां की या जो इंतजामिया है वहां की, उसको एक्शन लेना चाहिए था। अब ये कहिएगा, आपकी चीफ जस्टिस से मुलाकात भी हुई है, उन्होंने जाहिर अफसोस भी किया आपसे इस वाकये के ऊपर। फर्दर क्या कार्रवाई होगी? अभी तक 28 अफराद को गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन जो हम मॉब देख रहे हैं, जो हजूम देख रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग हैं। देखिए, मैन लीडरों को गिरफ्तार किया जाता है, निशानदेही पुलिस ने की है और मैंने चीफ जस्टिस साहब को यही रिक्वेस्ट की थी और चीफ जस्टिस साहब का यही कॉन्फिडेंस था कि शोएब सदन साहब को जो है वो क्रिमिनल केसेस में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और इस हवाले से उनकी जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के अंदर मंडे के दिन मैंने एक दिन पहले इस वजह से मंगाई है कि मैं उस रिपोर्ट को खुद पढ़ूंगा और ट्यूसडे के दिन उस रिपोर्ट के ऊपर जो डायरेक्शन उनकी प्लेयर्स होगी उसको उसी तरीके से उसके ऊपर अमल किया जाएगा कि ऐसी सजा दी जाएगी कि कम से कम। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ऐसी सजा देनी भी चाहिए, बड़ा जरूरी है। और पाकिस्तान की कौम उस दिन का इंतजार करिए कि आइंदा से ऐसा कोई वाकया पेश ना आए और दोबारा से ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश ना करे। लेकिन रमेश कुमार साहब, जहाँ पे पाकिस्तान की हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोशिश कर रही है और इसको एक्शन ले रही है, भारत में कल एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, मस्जिद को इसी तरह से मसमान करने की कोशिश की गई। वहाँ पर आप क्या देखते हैं जो रवैया है गवर्नमेंट का, सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ पर उस तरह से एक्शन ही लिया गया जिसने पाकिस्तान में लिया गया माइनॉरिटीज के हक के लिए? देखिए, बात यह है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के बारे में तो मैं नहीं कहता। गवर्नमेंट की तरफ से मैंने अभी अपने प्राइम मिनिस्टर का कोई ऐसा ट्वीट या मैसेज नहीं देखा है। उनका फोन जरूर मुझे आया था कि भाई जो सदन साहब की जो रिपोर्ट आएगी मैं उसके ऊपर अमल करूंगा। मगर वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब तो बहुत ज्यादा ट्वीट करते हैं तो उनको एक ट्वीट करना चाहिए था, मगर पता नहीं क्यों नहीं हुआ। वो चंद दिमाग से जो है वो अब उनको पता होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट ने और लोगों ने जो लिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने लिया कि इसको पसंद नहीं किया किसी तरीके से। ये जो कुछ हो रहा है चीफ जस्टिस की मांग के ऊपर हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की मांग सारी उनकी डायरेक्शन के ऊपर हो रहा है। कल से जैसे ये वाकया हुआ है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है इस हवाले से और पहले भी इस मंदिर को उम्मीद जो है वो सुप्रीम कोर्ट से थी, आज भी सुप्रीम कोर्ट से है। हाल में जब 2014 में जजमेंट आई थी इसको इम्प्लीमेंट, तब भी हमारी पीटीआई की गवर्नमेंट थी मगर वो मंदिर को बनाने के लिए राजी नहीं थे, बहुत ज्यादा रुकावटें की उन्होंने खुद बनाने में। अभी भी JUIF का नाम ले रहे हैं, JUIF ने हमेशा उसके हवाले से सपोर्ट किया है, कुछ भी कभी भी उन्होंने उस हवाले से रुकावट नहीं की है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि बेहतर तरीके से सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर हमें हमारा राइट मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन भारत में नहीं कोई एक्शन लिया गया, उस पर क्या कहेंगे कि भारत में आपको नहीं लगता कि अभी भी बहुत वक्त लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट मांगे चलो एक्शन ले ले जो वहां पर कल मस्जिद के साथ हुआ है? देखिए, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बाबरी मस्जिद के हवाले से भी जो स्टेटमेंट दी वहाँ पे वो भी गलत दी। कभी भी ठीक है कोई गलत या सही मगर किसी गलती को मिटाने के लिए भी दूसरी गलती नहीं की जाती है। रमेश कुमार साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे और ने ठीक कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अब ये केस चल रहा है और जब तक सजा और जजा का निजाम आगे नहीं बढ़ेगा इस तरह के वाकयात रुक नहीं सकेंगे। जी, एक ब्रेक लेते हैं फिर मिलेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और गवर्नमेंट के दरमियान जो सूरत हाल है इस वक्त, उसमें एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि कल हमने देखा कि PDM के सरबराही इजलास से कबल ही लाहौर में एक बड़ी बैठक हुई। मौलाना फजल रहमान से मोहम्मद अली दुरानी साहब ने मुलाकात की है। मोहम्मद अली दुरानी साहब की जो मुलाकात है वो थी कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग की एक बार फिर ऑफर की गई है, जिस पर अमीर जमात उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ने यह कहा कि हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है, हुकूमत धांधली की पैदावार है। उन्होंने कहा कि GDA की क़यादत की सोच मस्बत है और ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर PDM ने मौक़िफ़ अपनाया है। फिर इस्तफ़सार किया कि हुकूमत किसकी नुमाइंदगी करते हुए मुज़ाकरात करेगी। उन्होंने कहा हमने मुज़ाकरात को कबर अज़ इम्कान करार दे दिया है। फिर उन्होंने ये कहा था लेकिन दुरानी साहब बाज़द हैं तो इस पर मुशावरत की जाएगी। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये हिंट है कि बार बार मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मुख्तलिफ जलसों पर बार बार ये कहा गया कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। शुरू में ये कहा जाता था कि वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात नहीं होंगे, फिर उसके बाद एक गवर्नमेंट से नहीं मुज़ाकरात किसी से भी नहीं होंगे, इस पर बात हुई। लेकिन अब दोबारा से ऐसा लग रहा है मुशावरत की बात आ गई है। शहबाज शरीफ साहब से पहले दुरानी साहब ने जो मुलाकात की है उससे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई थी कि आपने अब रूम ओपन रखना चाहिए डायलॉग का। मौलाना फजल रहमान से उनकी मुलाकात हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ही इस स्टांस में है कि हमेशा जो डेमोक्रेसी है उसमें डायलॉग का दरवाज़ा खुला रहता है। वो अलग बात है कि बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि हमने इमरान खान से मुज़ाकरा नहीं करने हैं, लेकिन किसी ना किसी तो करने हैं। आप इत्तेहादी से कर लें ताकि मामला कुछ बेहतर हों, पाकिस्तान आगे बढ़े, डेमोक्रेसी आगे बढ़े। नेशनल डायलॉग का मतलब भी ये है ना कि सब लोग एक साथ बैठें और फिर इस चीज़ के ऊपर बात हो। PDM में जो फैसला होगा वही हमारा फैसला होगा, मौलाना फजल रहमान ने ये कह दिया, लेकिन मुशावरत की इंडिकेशन जो है वो दे दी है। तो मुझे लगता है आज जो लाहौर में बैठक होने जा रही है अबूजर, उसमें मुशावरत जो है वो बहुत से इश्यूज पर होनी है। वो इस्तीफों से लेकर लॉन्ग मार्च की तारीख तक, वो उस सेनेट इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना, डायलॉग्स करने हैं या नहीं करने हैं तो किसके साथ करने हैं। तो मुझे लगता है आज जो है ना वो बड़ी अहम खबरें जो है वो आने इसके साथ साथ ऐसे भी है कि गवर्नमेंट को भी अब मुशावरत करनी चाहिए, क्योंकि अहम इत्तेहादी काफ लीग की जानिब से भी कहा गया है कि मुशावरत की जाए और जो एडवाइसेस दी गई हैं अपोजिशन की तरफ से उनको इस तरह से निगेट ना किया जाए, बयानबाजी रोकी जाए और बेहतर डायलॉग की तरफ जाया जाए। अब किस तरह से जाया जाएगा बेहतर डायलॉग की तरफ? आज जो मुलाकात होने जा रही PDM की, उससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं PDM के जो पार्टीज हैं उनको? इसके लिए हमारे साथ सहर कामरान साहिबा सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और मेंबर पार्लियामेंट मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत साहिबा और सहर कामरान साहिबा। आपको वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप दोनों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, और इस उम्मीद के साथ हम इस कॉन्वर्सेशन का आगाज भी करेंगे कि अच्छी अच्छी बातें होंगी, आवाम के लिए कुछ अच्छा आउटपुट निकलेगा। हमारी तरफ से भी आपको तमाम सुनने वालों को नया साल मुबारक। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये साल जो है सलामती और अमन का साल हो, हम हर किस्म की वबाओं से निजात पाए, मुल्क हमारा मुस्तहकम हो। आमीन। बिल्कुल। और मुसर्रत साहिबा आपको भी, आप कुछ कह रही थी? जी बहुत शुक्रिया आप दोनों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, और 24 के जितने भी नाजरीन हैं आपकी पूरी टीम को और बिलखुसूस पूरी पाकिस्तानी कौम को अल्लाह करे कि ये साल हम सब के लिए बाबरकत साबित हो, हमारे मुल्क के लिए, और जो हमने इतनी बड़ी मुसीबत को पूरी इंसानियत ने झेला कोविड की शक्ल में, अल्लाह ताला करे कि ये नया साल पूरी दुनिया के लिए अमन सलामती इस्तेहकाम और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ आए, और अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में जितना भी इंतशार है, बिगाड़ है, वो सब अमन की तरफ, और आपस में हम सारे मिल के बैठे, नए पाकिस्तान के लिए हम सारे मिल के आगे बढ़े, और आपसी रंजिशें हम कम से कम करके आगे अच्छी नीयत और अच्छे इरादों के साथ बढ़े। और आपको आई एम विशिंग बेस्ट ऑफ लक। आप अल्लाह करे कि आपका प्रोग्राम भी, जिसका हम हमेशा हिस्सा रहते हैं, बहुत तरक्की करे और आपका पूरा चैनल। थैंक यू सो मच। अब आ जाते हैं जरा सीरियस कॉन्वर्सेशन के ऊपर, और जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे थे, अब सेनेटर सहर कामरान साहिबा आपकी तरफ मैं आऊंगी। सबसे पहले तो आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है PDM की। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछूंगी कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि आपने मुझे उस पर डांट भी ला देनी है और आपने कहना है हौसला रखें, सब्र रखें, जो सब मीडिया वालों को कहा जाता है। लेकिन मैं आपसे ये जरूर पूछूंगी, जो कल मुलाकात हुई, मोहम्मद अली दुरानी साहब ने पेशकश की मुज़ाकरात के लिए, ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात हो रही है, और मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आज हम PDM में ये डिस्कस करेंगे। और जैसे अभी अबूजर भी कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी हमेशा से जमहूरी अमल में मुज़ाकरात के लिए इंक्लाइंड रही है, आप इस पूरे सिनेरियो को कैसा देखती हैं? शुक्रिया सेवियर। सबसे पहले तो मैं
मेरी आवाज जो है ना रिपीट हो रही है, थोड़ा ठीक सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगी और मैं नहीं इस सुन बात पा को रही समझने के लिए कि मेरे पास कोई इल्हामी कुव्वत नहीं है जो मुझे ये बताए कि मीटिंग में क्या फैसले होने वाले हैं और क्या सोच आने वाली है। हाँ, लेकिन मैं ये आपको बताऊं कि जो भी सोच है वो बहुत पॉजिटिव है पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि ये जो पीडीएम है इसका इकट्ठा होना भी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, पाकिस्तान के अवाम की जो मुश्किलात है आज उनको मद्देनजर रख के ही एपीसी हुई थी और उसी को सामने रखकर जो है वो पीडीएम जो है वो तश्कील दी गई थी। हम जो आगे लेके चल रहे हैं वो वही पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान जो है वो आज चैलेंजेस का शिकार है और उनका हल निकालना जो है वो बहुत जरूरी है। तो मैं ये समझती हूँ कि आज जो पीडीएम की मीटिंग होगी यकीनन अहम है, इसलिए कि बहुत से अहम फैसले होने हैं कि हर पार्टी की अपनी अपनी राय है और यहाँ तमाम पीडीएम में शामिल पार्टी मुकम्मल मुशावरत के साथ अपनी हिकमत अमली जो है वो तश्कील देंगी और उसी पे आगे बढ़ेंगी। मुझे पता है बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं आवाम की और बहुत सारे सवालात जो है वो भी उठते हैं और बार बार बहुत सी बातें पूछी जाती हैं, लेकिन देखिए बात ये है कि कोई रिजेक्टनेस जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं होनी चाहिए और हमेशा जो है वो जब बैठते हैं तो बहुत से रास्ते निकलते हैं। हमें सामने ये रखता है कि पिछला साल हमारे लिए बहुत तकलीफदेह था, बल्कि मैं कहूँगी कि पिछले 2 साल सवा 2 साल काफी चैलेंजिंग रहे, क्योंकि पाकिस्तान ने मुख्तलिफ जो हमारे अहदाफ थे उनको पूरा करने में पाकिस्तान जो है वो कामयाब ना हो सका, रियासत कामयाब नहीं हो सकी, हुकूमत कामयाब नहीं हो सकी। कल उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब ने भी जिक्र किया कि खारजा महाज पे भी जो है वो बिल्कुल ओवरऑल इश्यूज हैं और इनको हल करने के लिए ही तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तरफ जाना चाहिए, ऐसा बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कह रहे हैं और इस मौके पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीडीएम जो है वो खासी मुतहरिका अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सहर साहब आपकी बात बिल्कुल बजा है। मुसरत जमशेद चीमा साहिबा, जैसे सहर कामरान साहबा ने कहा कि रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए सियासत में, रिजिडिटी ऐसा देखने में आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी रही है बहुत देर तक, लेकिन अब बात की जा रही है डायलॉग की, अब बात की जा रही है ग्रैंड डायलॉग की। क्या आपको लगता है कि ये सही वक्त है अब करना चाहिए ग्रैंड डायलॉग ताकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पर आकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए कुछ करना चाहिए? देखिए अबूजर, मैं सुन नहीं पाई मेरी बहन जो फरमा रही थी, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है कि एक्सट्रीम लेवल पे तो किसी को भी नहीं जाना चाहिए और स्पेशली अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो किसी सियासी जमात का आपस में हमारा जाती इख्तलाफ तो है नहीं और होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। और अनफॉर्चुनेटली उसको जब हम जातियात पे लेके जाते हैं तो वो बिलो द बेल्ट किसी साइड पे भी चीजें नहीं होनी चाहिए। जब एक साइड से होती है तो दूसरी साइड को क्योंकि तमाम सियासी पार्टियां बहुत सारा लोगों का हर तरह की सोच और अप्रोच के लोग उसका हिस्सा होते हैं, तो वो फिर रिएक्शन आता है और फिर आगे बात बढ़ती है। हम नए साल पे क्यों ना ये अहद करें कि हम देखें दुनिया में जितने भी जंगें हुई, आलमी जंगें आप देख लें या जिस तरह के भी इश्यूज आते हैं उसका अल्टीमेटली सोल्यूशन क्या होता है? डायलॉग। आपको डायलॉग तो करना ही पड़ता है। तो क्यों ना हम आपस में जो एक नेशनल डायलॉग की बात हो रही है वो जिस साइड से भी इनिशिएट हो उसे हम सबको वेलकम करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जहां तक रिफॉर्म्स की बात है तो उसमें तो हमें कभी भी, अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बारहा ये बात की कि रिफॉर्म्स अगर हम सारी जमातें मिलके कर लें तो इस मुल्क की खुशकिस्मती होगी और हमारी आने वाली नस्लों की भी खुशकिस्मती होगी। फिर जो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें मसलन जो ज़ेरे बहस आती हैं या जहां पे ये लोग ये कहते हैं, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ले जाते हैं, हम तस्वीर की दूसरी साइड रुख अगर दिखाएं तो उसमें ये है कि जैसे अगर हम अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे तो अगले 100 साल में भी कोई चीज भी, कोई मुल्क भी, कोई हुकूमत भी इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकती। अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें लॉज भी बनाने पड़ेंगे उसके लिए, और हमें अपने इदारों को मजीद स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। स्पीडी जस्टिस के ऊपर रिफॉर्म्स होनी चाहिए, फिर पुलिस रिफॉर्म्स होनी चाहिए, इलेक्शन रिफॉर्म सबसे ज्यादा इस मुल्क की जरूरत है बिकॉज अभी लेकिन ये तमाम रिफॉर्म्स का आप जो जिक्र कर रही हैं, मुझे याद है ये तो 2.25 साल पहले कैंपेन के दौरान भी किया गया था इन तमाम रिफॉर्म्स का, वो चाहे पुलिस है, एजुकेशन है, हेल्थ है। फिर 2.25 साल में हम ये कह दें कि कुछ भी नहीं हो सका अभी तक? नहीं सीमल, ऐसा नहीं है। मैं अर्ज करूं, देखें एक ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और हमारे एंड पे जो चीजें हमारे पे डिपेंड करती हैं उसमें हम बहुत तेजी लेके आ गए हैं। आगे मजीद इंशाल्लाह ताला
फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आप देखेंगी कि आपको हर चीज में बदलाव हुआ भी है और अब लोगों को फील भी होगा, नजर आएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर हम अपोजिशन के इश्यूज को देखें कि जिसकी वजह से ये पीडीएम का मार्जे वजूद में आना, ये कहते हैं कि वोट को इज्जत दें, उसका तरीका क्या है कि आप एक ऐसा सिस्टम हम मिलके सारी सियासी जमातें बनाएं जिसको कोई चैलेंज ना कर सके, जो कि दुनिया की बेस्ट डेमोक्रेसीज जहां पे प्रैक्टिस हो रही है, बने हुए सिस्टम, हमने सिर्फ उसको रेप्लिकेट करना है या कानून साजी अगर रिक्वायर्ड है तो वो करनी है। अगली चीज, इदारों को इंडिपेंडेंट करना, किसको एतराज है? यही तो मेरे आपके इस मुल्क की बका की वजह है। लेकिन अगर हम ये कहें कि जो पिछली करप्शन है उसको खत्म कर दे तो आने वाली फिर खत्म हो। ठीक है, आपका ये सवाल लोगों के लिए रास्ता खोला है, भी लेकर जाएंगे ताकि उनका पॉइंट ऑफ बिल्कुल। सैर कामरान साहिबा, मुसर्रत साहिबा ने कह दिया है कि रिजिडिटी जो है वो तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए मुसर्रत साहिबा ऐसे कह रही हैं कि हम रिफॉर्म्स तो करेंगे, लेकिन अगर ये बात की जाए कि करप्शन खत्म हो जाए या फिर करप्शन के लिए पुरानी बात स्कैंडल छोड़ दें, वही बात एनआरओ मांगते हैं अपोजिशन, इस चीज को कैसे क्लियर किया जाएगा कि आप अपोजिशन तमाम जो है वो एनआरओ नहीं मांग रही है बल्कि रिफॉर्म्स कर रही है? ये क्लैरिटी अब तक 2.5 साल बाद भी नहीं आ सकी। बात ये बड़ी दिलचस्प बात कर रही है मुसर्रत साहिबा। देखिए, अच्छी बातें हमें करनी चाहिए मगर झूठी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप नए साल की इब्तिदा सच से करें, ऑनेस्टी से करें, ये बहुत जरूरी है कि अगर आज हम पहले दिन ही ये समझे कि हमने सच बोलना है और हम अपने झूठ का एतराफ कर लें और आगे बढ़े। देखिए, बात ये अकाउंटेबिलिटी वहीं पे कॉम्प्रोमाइज हो गई थी जहां चेयरमैन नैब का एक वीडियो स्कैंडल आ गया था, जिसके बाद उनका वो दावा कि अगर मैंने हुकूमत के करप्शन के ऊपर हाथ डाला ये तो ये हुकूमत गिर जाएगी, वो उनका जो मुकालमा था, वो जो उनका कमेंट था वो कहीं पीछे रह गया। मैं तो चाहती हूँ कि अकाउंटेबिलिटी हो, मैं तो चाहती हूँ कि देखा जाए कि बनी गाला का महल कैसे रेगुलराइज हुआ और अवाम के घर कैसे जो है मिसमार हुए। मैं तो चाहती हूँ कि अकाउंटेबिलिटी हो। फॉरेन फंडिंग केस 6 साल से जो है वो क्यों उसके ऊपर आगे पेशरफ नहीं हो रही, होनी चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि अकाउंटेबिलिटी हो, बीआरटी पे स्टे जो है वो हटाना चाहिए ताकि अकाउंटेबिलिटी हो। क्यों करप्शन को जो है एक फ्री हैंड दिया जा रहा है? मैं तो चाहती हूँ अकाउंटेबिलिटी हो। जो सवालात उठ रहे हैं मालन जब्बा पे या बिलियन ट्री सुनामी पे, उसकी जरूर अकाउंटेबिलिटी हो। मैं तो चाहती हूँ अकाउंटेबिलिटी हो, देखा जाए कि ये अद्वियात की कीमत 500% कैसे बढ़ गई। क्यों एक आता है एडवाइजर वो और या वजीर वो जो है अपना हिस्सा शेयर लेता है और उसके बाद चला जाता है। मैं तो चाहती हूँ कि अकाउंटेबिलिटी हो, पता चले कि वजीर आजम साहब के जो बिजली का बिल है, जो उनके लॉन के मेंटेनेंस का खर्चा है, जिस तरीके से उनका ये महल जो है मेंटेन किया जाता है, जो उनके अखराजात हैं किचन के, उसको कैसे जो है उन रिसोर्सेज को जस्टिफाई किया जाता है। मैं तो चाहती हूँ कि अकाउंटेबिलिटी हो ताकि ये पता चले कि ये जो आटा, चीनी, एलएनजी स्कैंडल्स, ये जो पाकिस्तान के अवाम ने इतना सफर किया है पिछले 2.25 साल, वो पता चले कि क्यों हुआ और कौन लोग जो है वो उसके जिम्मेदार थे। और मैं चाहती हूँ कि अकाउंटेबिलिटी हो, मैं चाहती हूँ कि अकाउंटेबिलिटी हो, ये पता चले कि पाकिस्तान के जो खारजा ताल्लुकात है वो इस तहत क्यों आ गए कि स्कैंडल्स की एक लंबी सीरीज है, नाला है। एक मिनट, मैं ये चाहती हूँ कि अकाउंटेबिलिटी हो ताकि ये पता चले कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस इतनी खराब क्यों है। ठीक, गवर्नेंस का आपने जिक्र किया, सहर साहिबा। ज्यादा लोग बेरोजगार हैं और क्यों गुर्बत की सतह से निस्फ से ज्यादा आबादी चली गई है। मैं ये चाहती हूँ कि ये अकाउंटेबिलिटी हो। यकीनन अकाउंटेबिलिटी से ही आगे रास्ते निकलेंगे। ठीक, सहर साहिबा जरा थोड़ा सा मार्जिन दीजिएगा। आपने स्कैंडल्स की एक लंबी फहरिस्त गिनवाई जो 2.25 साल में सामने आए। मुसर्रत साहिबा, मैं चाहूंगी कि आप भी इस पर कमेंट कीजिए कि अकाउंटेबिलिटी का नारा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत लगाती है, इवन इलेक्शन से पहले से अक्रॉस द बोर्ड क्यों नहीं होती? ऐसा क्यों लगता है कि अकाउंटेबिलिटी के नाम पर इवन अदालत को कहना पड़ता है नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है, क्योंकि हुकूमती स्कैंडल्स या हुकूमती इश्यूज जो है वो उस तरह से सामने नहीं आते या उस पर बात नहीं होती या उस पर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती? क्या कहेंगी आप? जी सीमल, एक आपका सवाल भी और स्पेशली जितनी लंबी सीरीज उन्होंने गिनवाई है तो बिल्कुल एज इट इज मैं इसका आंसर करती हूँ। देखें, सबसे पहले ये कि बनी गाला का घर जब प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो तब से नहीं है। दूसरी बात ये है कि उसका एविडेंस ये है कि जब ये घर बना था तो उस वक्त ये मोजा था, एक गांव की यूनियन काउंसिल थी और वहां की जो लीगल रिक्वायरमेंट्स थी हमने सारी पूरी की थी। और अगर वो इलीगल था तो ये इतने नालायक नाअहल लोग थे कि इन्होंने
क्यों नहीं हमें उस वक्त क्वेश्चन किया? जो हमने इनका धरने में हाल किया, जो हमने ऑपोजिशन, जिस तरह की सख्त किस्म की हमने ऑपोजिशन की है, उसकी भी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। हमने इनकी हर जो औने पौने की करप्शन थी हम उसको हाईलाइट तब भी करते थे। तो इनको चाहिए था कि इन्होंने तब एक्शन क्यों नहीं लिया, नंबर 1। नंबर 2 के अकाउंटेबिलिटी, इनको ये नहीं जो कह रही है ना होनी चाहिए, वो अकाउंटेबिलिटी हो रही है, इसीलिए पीडीएम बनी, इसीलिए सारे चोर एक कंटेनर के ऊपर चढ़े, इसीलिए ही आप लोगों ने स्कैंडल का जिक्र किया, बीआरटी का जिक्र किया। मुझे जैसे आपने उन्हें इंटरप्ट नहीं किया, अब मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे तो मैं सारी चीजों पे आती हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए नहीं, अकाउंटेबिलिटी हो रही है और अकाउंटेबिलिटी होगी, और अकाउंटेबिलिटी में को हम जो भी उसके रास्ते में रुकावट बनेंगे हम उनको टॉलरेट नहीं करेंगे। जैसे कि 34 पॉइंट्स मैं आपको अर्ज करूं, जब फेटफ का बिल पास होना था तो उस वक्त इन्होंने क्या माशाल्लाह से जो रिफॉर्म्स दी हैं, वो 34 मशहूर जमाना बदनामे जमाना शिके के जो लोग नाअहल हो जाएं उनको 5 साल के लिए नाअहल किया जाए, फॉर लाइफ ना किया जाए, जिन पे करप्शन साबित हो जाए। दूसरी शिक सुने आइडियल किस्म की के जो नैब है उसके अंदर 1 अरब से नीचे के केसेस, 1 अरब के लगभग के केसेस नहीं जाने चाहिए, अरब प्लस हो तो जाए। अगला सुने, मनी लॉन्ड्रिंग को जुर्म करार ना दिया जाए और मनी लॉन्ड्रिंग शुड बी अलाउड। अगला सुने, 99 से जो तक के जो केसेस हैं उनको टच ना किया जाए। ये जो पॉइंट्स पहले डिस्कस हो चुके हैं, ये जो एनआरओ की आप बात कर रही हैं, जो नैब के पॉइंट्स आप पहले हो चुके हैं डिस्कस। अगली बात देखें, ये वो अली बाबा 40 चोर थे और इनकी हंडिया इस वजह से रास्ते में चौराहे में फूटी है कि बिलावल का एजेंडा फर्क है। और इनको पूछा जाए कि गुड गवर्नेंस कौन सी है सिंध में, जिनका कचरा भी फेडरल गवर्नमेंट उठाती है, जिनका कचरा भी इदारे उठाते हैं, पुलिस नाम की चीज नहीं, रेंजर्स ने वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर संभाला हुआ है। अगली बात सुने, उसके ऊपर भी सवाल आता है ना कराची की गवर्नेंस। पहले जी मैं पहले कंप्लीट कर लूंगी, 2 सिर्फ बातें और मैं पूछूंगी। दूसरी बात, ये जो शुगर माफिया, हमारी गवर्नमेंट के अंदर देखें, मुझे कंप्लीट करने दे, मैं इनकी बात में नहीं बोली। जी बोले। अच्छा, दूसरी बात, शुगर माफिया को हमने किया है फिक्स। मैं इनको अर्ज कर दूं कि आज पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ड्यूरिंग क्रशिंग सीजन तमाम शुगर मिलें चल रही हैं। उसकी वजह हमने लेजिस्लेशन की है कि यौमिया हम 50 लाख जुर्माना करते हैं जो शुगर मिल बंद रखेगा। उसका फायदा क्या हुआ? किसान का गन्ना टाइम पे बिका, पूरी कीमत पे बिका, और हमने इस तरह की लेजिस्लेशन की है कि अगर कोई कम प्राइस देंगे शुगर मालकान किसानों को तो उनको भी भारी जुर्माने आयद करेंगे। अगली चीज सुने, किसान रुल जाता था, उनके ट्रॉलर के अंदर गन्ना सूख जाता था, वेट कम होता था, किराए उनको पे करना पड़ते थे जिन लोडर्स पे वो लेके आए थे, और आज किसान को पूरी कीमत मिल रही है। ड्यूरिंग क्रशिंग सीजन कोई एक मिल बंद नहीं है, जिससे सारा जो माफिया ने जो मुझे ये बताएं, पूरी हुक्मरान जमात की तो शुगर मिले थी, ये एक बंदे का नाम लेते हैं, हमने किसी को टॉलरेट नहीं किया। और इनको अर्ज करूं, अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल हो रही है, ये माने ना माने ये और बात है। ठीक है। अब हमने करप्शन की है, हम रियल सेंस में ये साबित करेंगे कि इमरान खान की हुकूमत में अलाउड नहीं है, ना हम करेंगे, में अलाउड नहीं है करप्शन, करना है, अकाउंटेबिलिटी डिजाइन करें, ये जो मर्जी करें। मुसर्रत साहिबा, आपका पॉइंट आ गया। जी सेनेटर साहिबा, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रही हैं, बट आई वांटेड हर टू फिनिश फर्स्ट। जी बताइए। मैं समझती हूँ कि नए साल की इब्तिदा कुछ टॉलरेंस और कुछ सच से भी होनी चाहिए। ठीक है, बात यह कि आप कराची की बात जरूर करती हैं, कराची का सेंसस जो है जिसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप जो है आपकी इत्तेहादी जमात के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। कराची को आप रिसोर्सेज, सिंध को रिसोर्सेज नहीं देना चाहते, सिंध की आबादी कम गिनते हैं आप, जो है सिर्फ आपकी स्केडलाइजेशन है, जो इदारे वफाकी हुकूमत के और जो जिम्मेदारियां वफाकी हुकूमत पे आती हैं वो भी पूरे नहीं करते। आप सिंध को उसका ड्यू शेयर एनएससी का नहीं देते। आप जो है जो पैकेज प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया उनमें से कोई 1 रुपया भी सिंध को नहीं मिला। देखिए, आपकी यूनिवर्सिटियां झूठी, आपके वादे झूठे, आपके पैमान झूठे, आपके इल्जाम झूठे, तो ये सब झूठ के ऊपर ये इमारत खड़ी नहीं रह सकती। इनको अगर अभी तक ये पता नहीं लगा कि हमारे झूठ से अवाम अब तंग आ चुके हैं। वो जो आपने पहले क्लेम्स किए थे और अब आज कहते हैं कि जी हमारी तैयारी नहीं थी, हम माफिया के पीछे छुपते हैं, आप अपनी जो है इनकॉम्पिटेंस के पीछे छुपते हैं, और इसी के पीछे छुप के आपका करप्शन का जो है कारोबार रवा दवा है। अगर तो मुसर्रत चीमा साहिबा इस बात की का जवाब देती
कि कहते हैं जी हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, हमें तो नजर आ रहा है कि आप अपोजिशन को तो आप जो है एक सोच पे गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बताया आपको कि क्या क्या कार्रवाई की है, ना ECL पे नाम चलता है, ना उनके साथ वो इस तरह की जो है जो सलूक होता है कि आप उनकी सही है। बेसिकली आपको यही लग रहा है कि ये वन साइडेड है और अभी भी कार्रवाई जो है गवर्नमेंट अपने लोगों के खिलाफ नहीं कर रही है, लेकिन मुसर साहिबा ने कंप्लेन कहा है। अच्छा मुसर साहिबा, अब ये तमाम बातें ये तो होती रहेंगी, PDM आज क्या फैसला करती है, फिर उसके अलावा आप लोग क्या फैसला करते हैं, लेकिन आपके एक अहम इत्तेहादी काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात साहब ने कहा है कि जो अब गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं वो गाली गलोच, वो इस तरह से जवाब बयानबाजी ना करें और एडवाइजरी जो दी जाती हैं PDM की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से उसको सीरियसली सोचें। क्या आप लोग सोच रहे हैं, क्योंकि अहम इत्तेहादी हैं काफ लीग के, उन्होंने ये सजेस्ट किया आपको? देखें, हमारे वो इसमें कोई शक नहीं है, अहम इत्तेहादी हैं और हम सारे चौधरी शुजात साहब की इंतहाई रिस्पेक्ट करते हैं और सियासत में बड़ी बैलेंस की शख्सियत है। और दूसरी जो सबसे जी जी उसके अलावा जो देखें जितने भी सीजन पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी हमारे बड़े हैं, वो यही और पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए ऑप्शन क्या है। और लेकिन ये जो कंटेनर के ऊपर जुबानें इस्तेमाल हुई, जिस तरह आपने इदारों को इन्होंने बिल्कुल मोदी का बयानिया तकरीरों के अंदर था, फिर उसके बाद इन्होंने जिस तरह से अटैक किया अपने मुल्क के इदारों के ऊपर, फिर उसके बाद जिस तरह से ये लोग आके करप्शन बचाओ मुहिम के लिए जो इन्होंने हम डिटेल में नहीं जाते मुसर साहिबा, वेरी प्रिसाइजली डायलॉग्स होने चाहिए, ऑप्शन ओपन रहनी चाहिए। अगर मुल्क की बेहतरी हो, लेकिन अगर मुल्क की बेहतरी हो तैयार नहीं है। साहिबा आप कंक्लूडिंग लाइन बताइएगा, आप क्या कह रही थी? चोरों के साथ नहीं, अगर वाकई अगर रिफॉर्म्स के लिए करने हैं तो जी। तो अब मैं अप्रिशिएट करूंगी थोड़ा सा तहम्मुल और टॉलरेंस, मैंने पहले भी कहा है, इसकी हमें बड़ी जरूरत है कि एक दूसरे की बात सुने। देखिए बात यह है कि अगर अभी मुसर्रत साहिबा कह रही थी हमने बड़ा एहतजाज किया और अभी ये बात करनी थी इदारों की भी, तो मैं कहूंगी कि इमरान खान अहमद नियाजी साहब की तमाम तकारीर निकाल के सुन ले और पता लग जाएगा कि वो इदारों के बारे में क्या कहते थे, और ये भी पता लग जाएगा कि जो इनका एहतजाज था वो जलाओ गिराव का एहतजाज था, वो मुल्क को नुकसान पहुंचाने का एहतजाज था, वो जो है कुंडी से पैसा भेजने की तरकीब थी, वो बिल चलाने की तरकीब थी, वो बदअमनी की तरकीब थी, वो सिविल नाफरमानी की तरकीब थी। तो ये आप देखिए कि आप जो है मुल्क को नुकसान। सेनेटर साहिबा हमारे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि किस तरह आप एक पूरा सीरीज से शुरू होती हैं टाइमलाइन से और एक एक चीज को पिन पॉइंट करती हैं, लेकिन वक्त का तकाजा है हमेशा खत्म हो जाता है। आप दोनों हमारे साथ मौजूद थी, अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही थी, लेकिन बात मुझे जो एक बहुत अच्छी लगी और आपने कहा ना कि अच्छी चीज निकालनी चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए, वो ये है कि दोनों साइड से ही ये बात की जा रही है कि खत्म नहीं कर देना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, अगर डायलॉग होंगे तो उसके ऊपर मुशावरत जरूर करनी और यही जरूर। वेलकम बैक नाज़रीन, जहां पर हमने बात करनी है कोरोना की, और वहीं पर अगर पहले बात कर लें जो फ़ज़ा की सूरत हाल है लाहौर शहर की खुसूसन इंतहाई ख़राब है, बल्कि अब तो ऐसे लगता है स्टूडियोज़ में भी, हमारे इंडोर में भी जो है ना वो स्मॉग आ चुकी है, क्योंकि खांसी अक्सर रहती है हमें, क्योंकि लाहौर की ओवरऑल फजा बहुत ज्यादा है, तो तभी तो दुनिया में दूसरे मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप मुझे ताना मार रहे हैं, बिकॉज आई वाज कफिंग ड्यूरिंग द शो, बट इट हैज नथिंग टू डू विद कोविड। मेरा अभी कोविड टेस्ट नेगेटिव आया है। हाँ, स्मॉग से हो सकता है, तो ये है वो चीज़ें जो हम अक्सर मिक्स कर जाते हैं, कॉमन कोल्ड, स्मॉग और कोरोना के हवाले से। बहरहाल हम फिजा की आलूदगी का जिक्र कर रहे हैं, तो 356 इंडेक्स के साथ आलूदगी में लाहौर शहर दूसरे नंबर पर आ गया है, और ये पिछले दिनों कुछ छठे और सातवें नंबर पर तक चला गया था। कराची शहर का अगर जिक्र करें तो वहां पर 244 इंडेक्स के साथ आलूदगी में कराची जो है वो चौथे नंबर पर आ गया है। तो ये सूरत हाल है जो वेरी करती रहती है, और ये फिजाई नंबर आए हैं ये पाकिस्तान के नहीं है, पूरी दुनिया के हैं। यानी कि आप सोचें हैं कि पूरी दुनिया में लाहौर और कराची टॉप 5 में आ गए हैं आलूदगी में। बड़ी परेशान कुन सिचुएशन है, गवर्नमेंट को इसके लिए प्लान बनाना होगा। शॉर्ट टर्म प्लान पर तो काम करेंगे, फैक्ट्रीज बंद कर दी, ये भट्टे बंद कर दिए, लेकिन ये शॉर्ट टर्म हल नहीं है, लॉन्ग टर्म हल है। एनवायरनमेंट को बेहतर करना है, आपने सीमेंट को कम करना है, ट्रीज ज़्यादा लगाने हैं, और वो हमने भी हमारी इंडिविजुअल भी सतह पर हम लोगों को प्लान करना चाहिए कि किस तरह से हम एनवायरनमेंट को बेहतर कर सकते हैं। आइंदा आने वाले 5 से 10 साल में क्या होगा अगर अभी हमने इसको बेहतर ना किया, तो बिल्कुल हमारे मामला जो हैं वो इंतहाई ख़राब हो सकते हैं, सेहत बहुत ज़्यादा हमारी डाउनग्रेड हो सकती है।
अच्छा, अभी स्मॉग का इसलिए भी ज़्यादा फील उस तरह से नहीं होता क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है ना, सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो वो दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं बीच में। लेकिन जो बर्निंग स्मेल है, जो बर्निंग की एक वो पूरी जैसे कहते हैं ना फील आती है, वो आपको स्टिल महसूस की जा रही है, महसूस हो रही है। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे और ज़रा कोविड-19 की सिचुएशन का जिक्र कर लेते हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में पाकिस्तान में 2463 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कुल तादाद मरीजों की अब तक जो रजिस्टर हुई है वो 4,82,178 है और 24 घंटों के दौरान 71 अमवात वाक़ई हुई हैं। और अल्लाह ताला करे कि ये जो आइंदा आने वाला साल है इसमें ग्रेजुअली कमी आती जाए, पाकिस्तान कोरोना फ्री हो, पूरी दुनिया कोरोना फ्री हो। जहाँ तक अफराद की उधर हम तादाद की बात करें जो गुज़िश्ता साल 2020 में रही वो है जी 10,176 और मुल्क भर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 5.92 है, जो कि अब ग्रेजुअली कम हो रही है। 7 से ऊपर चली गई, फिर 6 पे आई और अब 6 से नीचे गया। ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसको 2 और फिर 1 और फिर 0 पे लेके आना है इंशाल्लाह ताला। कराची में अगर बात करें कोरोना केसेस की तो मस्बत जो शरह है वहाँ पर 13.84 रही, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। मतलब सबसे ज़्यादा अभी तक मस्बत केसेस जो हैं वो कराची में आ रहे हैं और कोरोना के 4,37,000 मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हुए, जबकि एक्टिव केसेस की अगर हम तादाद की बात करें 34,773 इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 2206 मरीज़ ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और वो वेंटिलेटर के ऊपर हैं। तो कोरोना की सिचुएशन तो ये है, लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है वो वैक्सीन के ऊपर बड़ा काम कर रही है और ये देखा जा रहा है कि हम 2021 में इंशाल्लाह उसकी पहली समाही में कहा था कि वैक्सीन यहाँ पर अवेलेबल होगी और फिर जब वैक्सीन अवेलेबल होगी तो उसको हर शख्स तक प्रोवाइड करना, हर शख्स तक पहुंचाना भी एक बहुत बड़ा टास्क होगा, उसमें भी काफी टाइम लगेगा। तो ये मत सोचिए कि आज अगर ऑर्डर दे दिया और वैक्सीन आ गई तो कल आपको लग जाएगी और आप कोरोना फ्री हो जाएंगे। आपके लिए द नॉर्मल न्यू इज विद मास्क या सोशल डिस्टेंस। बिल्कुल, ये बड़ा जरूरी है और इसके लिए जहाँ पर अब बात की जा रही है वैक्सीन की, तो वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से फवाद चौधरी साहब ने कह दिया कि पाकिस्तान के लिए इब्तदाई तौर पर चीनी कंपनी साइनोफार्म से वैक्सीन की 12 लाख डोज जो है वो खरीदी जाएंगी और उन्होंने ये भी कहा कि चीनी कंपनी साइनोफार्म से वैक्सीन की खरीदारी का फैसला काबीना कमेटी ने किया है। अब मतलब इसका फैसला हो गया, 12 लाख वैक्सीन शुरू में खरीदी जानी है और 2021 की पहली तिमाही में ये फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहले मिलेगी, मुफ्त मुहैया की जाएगी। यानी कि फ्रंट लाइन वर्कर्स चाहे वो मेडिकल हेल्थ है या फिर आपकी फोर्सेज हैं, उनको ये मिलेगी ताकि जिस तरह से उनका कांटेक्ट होता है लोगों से ज्यादा उनको पहले मिल जाए। ही मेंट पैरामेडिक्स, हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स जो बेसिकली फाइट कर रहे हैं और बड़ा क्लोजली पेशेंट्स का ख्याल रख रहे हैं या उन वार्ड्स में या इवन हॉस्पिटल्स में भी, इवन दे आर नॉट इन कोविड वार्ड्स बट वो वनरेबल एक पोजीशन में और वनरेबल जगह पर हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि उनको वैक्सीन दी जाएगी और मुफ्त में दी जाएगी। इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर या कोई बैनुल-अक़वामी मंजूरशुदा वैक्सीन इंपोर्ट करना चाहे तो उन्होंने कहा कि वो भी कर सकता है, हम इजाजत देंगे। और चीनी साइनोफार्म वैक्सीन 79% तक मुफीद है। बिल्कुल, अब ये 79% है। वैसे तो कुछ ऐसी वैक्सीन भी हैं जो 95% तक हैं, लेकिन वो अभी तक पाकिस्तान नहीं पहुंच पाई हैं या फिर हमारा अभी तक मुआहदा नहीं हुआ। अमेरिका ने पाकिस्तान को पहले मरले में कोरोना वायरस की वैक्सीन फराहम करने से क्यों मुआवजत इसलिए की थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि पहले हम डोमेस्टिकली इसको कंप्लीट करेंगे, अपने लोगों को वैक्सीन करेंगे, फिर ही हम इसको कमर्शियली बाहर के मुल्कों में भेजेंगे। यूके और यूके ने बाकायदा उसको अप्रूव करके और इसके साथ रूस ने भी पाकिस्तान को आलमी वबा कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन जो है वो देने की पेशकश की है। तो अब उस पर भी बात चल रही है, गवर्नमेंट की मुशावरत हो रही है और वफाकी वजारत सेहत को उन्होंने ऑफर भेज दी है और इसकी मंजूरी वफाकी वजारत सेहत ही देगी। बिल्कुल, और मतलब कि वैक्सीन की मुल्क में बर वक्त दस्तयाबी के लिए हुकूमत जो इक़दाम कर रही है वो आई थिंक अप्रिशिएट करने चाहिए कि ऑलरेडी उनकी पॉलिसी के तनाजुर में ग्राफ जो है वो इवन सेकेंड वेव में भी डाउन आना शुरू हो गया और अब वैक्सीन के लिए भी जो वो काम कर रहे हैं, सो वी रियली अप्रिशिएट। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा, गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि कोरोना वैक्सीन मौसर और कम कीमत हो ताकि जल्द अज जल्द उसका हसूल जो है वो मुमकिन बनाया जा सके। इसके साथ साथ आज चूंकि 1 जनवरी 2021 है, सो आलमी वबा, और आलमी वबा जब हम इसे कहते हैं तो दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जो इसकी लपेट से बचा रहा। कोविड-19 की सिचुएशन दुनिया भर में करोड़ों लोगों को मुतासर करती रही और अब तक 8,38,09,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हुए हैं और 18,25,780 अमवात भी हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ओवरऑल तो वो भी खासी परेशान सिचुएशन है। दुनिया में कोरोना के 5,93,25,000 से ज्यादा मरीज अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। 2,26,05,000 से ज्यादा इस वक्त भी जेर इलाज हैं। अमेरिका में चूँकि सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस हुए तो वहाँ पर कोरोना की जो सूरत हाल है सबसे खौफनाक है, जहाँ पर 3,54,215 अमवात अब तक हो चुकी हैं और अभी भी बहुत ज़्यादा केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर सामने आते हैं। 2,04,45,000 से ज़्यादा केसेस
अब तक अमेरिका में ही सिर्फ रिपोर्ट हुए हैं। और दूसरे नंबर पर आता है भारत, जहां पर कोरोना की तबाहकारियां जारी हैं। अमवात की तादाद 1,49,000 और 1,02,86,000 से ज्यादा अफराद इस वायरस से मुतासर हुए हैं। ब्राजील इज ऑन थर्ड नंबर। कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद वहां पर 1,94,976, जबकि 76,75,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हुए। ब्राजील के बाद बारी आती है रशिया की, और रशिया में 31,59,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए और अमवात की मजमूई तादाद वहां पर 57,019 है। और उसके बाद यूरोप का अगर जिक्र करें, यूरोप में ये वबा बहुत ज़्यादा शदीद मुतासर की लोगों को। फ्रांस में वहाँ पर 26,20,000 से ज़्यादा अफराद अब तक मुतासर हुए हैं। 64,632 जान की बाजी भी हार गए। फिर बरतानिया में, जहाँ पर भी सेकंड वेव और उसके अंदर वेरिएशंस भी रिकॉर्ड हो रही हैं। बरतानिया में 24,88,000 से ज़्यादा अफराद को कोरोना केसेस पॉजिटिव आया। 73,512 अमवात अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं। तुर्की में भी बहुत ज़्यादा केसेस हैं। 22,08,065 अफराद मुतासर हुए हैं। 20,881 हलाकतें हो चुकी हैं। इटली में बहुत ज़्यादा नंबर्स रहे, और आपको याद है फर्स्ट वेव में तो इटली सबसे खासा ज़्यादा रहा। इटली में भी 21,07,000 से ज़्यादा अफराद मुतासर हुए हैं, जबकि अब तक 74,159 अफराद इसमें हलाक भी हो चुके हैं। बिल्कुल, और ये तो पूरी सिचुएशन हमने ओवरऑल वर्ल्ड की आपको बताई, लेकिन कोविड-19 से बचने का एक बड़ा ही आसान सा तरीका ये है कि आपने एसओपी फॉलो करना है। मेडिसिन अवेलेबल है या नहीं है, वैक्सीन है नहीं है, दैट्स नॉट योर कंसर्न। आपका कंसर्न सिर्फ ये होना चाहिए आपने मास्क लगाना है या सोशल डिस्टेंस रखना है, हजूम वाली जगहों को अवॉइड करना है, हाथ को 20 सेकंड तक पानी से धोना है और अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है। और ये भी ख्याल रखना है कि जो मास्क है वो बेहतरीन वैक्सीन है, और अगर आप मास्क ही इस्तेमाल कर लेना तो आपको परेशानी जो है किसी किस्म की नहीं होगी। बिल्कुल, तो अभी ये चीज़ें हैं, एसओपीज़ को ज़रूर फॉलो करें। एक ब्रेक लेते हैं, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी हुकूमत ने एक अहम और बड़ा फैसला ये किया है कि मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी की तश्कील 9 कर दी है, और ये गुज़िश्ता कई साल से ये मामला चल रहा था। और इस दफ़ा जो चेंज आया वो ये था कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को चेयरमैन के ओहदे से हटा दिया गया और उनकी जगह पर मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद को 19 रकनी कमेटी के नए चेयरमैन के तौर पर मुकर्रर किया गया। अब 19 रकनी जो कमेटी है उसमें एक और भी चेंज लाया गया है, जिसमें कमेटी में वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी, महकमा मौसमियात, वजारत मजहबी उमूर, स्पार्को के नुमाइंदों को भी शामिल किया गया है। अब सब लोग ये दुआ करते हैं, पाकिस्तान के जितने भी अवाम हैं, कि इस कमेटी से पाकिस्तान में जो मजहबी हमांगी है, इसके अलावा जो मामला जो डिफरेंसेस थे हर साल हर दफ़ा चांद देखने में, वो भी दूर होंगे और एक यूनाइटेड से पाकिस्तान को हम देखेंगे आइंदा। बिल्कुल, कोई तफरका नहीं होगा, ना ही किसी मसलक में और ना ही किसी डिपार्टमेंट में। और डिपार्टमेंट से मेरी मुराद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मौसमियात, मजहबी अमूर और स्पार्को, जो सब एक कंबाइन होंगे और एक कंबाइन डिसीजन लिया जाएगा। सो इस हवाले से हम बात करेंगे चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी, और मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है ये कहते हुए। पता नहीं, मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब उनका नाम नॉमिनेट हुआ और उन्हें चेयरमैन बनाया गया। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खैर मुबारक हमारी बहन की तरफ से भी और भट्ट साहब की तरफ से भी, और 24 के तमाम की तरफ से जी जी, बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, ये तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मुख्तलिफ अमूर के ऊपर, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। क्या प्लानिंग की है आपने, किस तरह से इसको लेकर चलना है? सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से और उनके करम से मुझे ये जो ज़िम्मेदारी मिली है, और मैं जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब का, और फिर डॉक्टर पी नूरुल हक क़ादरी जो कि वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी पाकिस्तान हैं। मैं समझता हूँ कि मैं पिछले तकरीबन 15 साल से हज़रत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो कि हमारे पहले चेयरमैन थे, उनके साथ मैं बतौर मेंबर मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी काम करता रहा हूँ। और हमने पाकिस्तान में कोई, मेरा ख्याल है, जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर ये इजलास मुनक्किद नहीं हुआ और इसके फ़ैसले नहीं किए गए। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो ज़िम्मेदारी दी गई है, और फिर इसमें तमाम मसालिक की नुमाइंदगी भी है, जिसमें तमाम मसलकों के जय्यद उलमा कराम रखे गए हैं। और फिर जिस तरह भट्ट साहब और आपने कहा
के स्पार्को के लोग होंगे, वजारत साइंस के लोग होंगे, और इसी तरह मजहबी अमूर जो रिलीजियस मिनिस्ट्री है वफाकी, उनके लोग होंगे, फल्कियात के माहिरीन, मौसमियात के माहिरीन, वो हमारे साथ बैठेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो फ़ैसले हैं वो तो शहादत पर और शरई असूलों को सामने रखते हुए इंशाअल्लाह किए जाएंगे। मगर हमें जहाँ से भी कोई ताआवन और मदद मिलेगी हम ज़रूर उससे भी रहनुमाई जो है आपकी वो बात हासिल बड़ी करेंगे, ज़बरदस्त है क्योंकि मौलाना मेरा इसमें आपकी बात बड़ी ज़बरदस्त है कि जहाँ पर भी हमें शहादतें मिले और सपोर्ट मिले उसके बिना पर ही फैसले होंगे। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो कि हमने थोड़ी कम देखी पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद सालों में और दहाइयों में। इस्लाम की बात तो ये है कि माशाल्लाह जहाँ पर साइंस ख़त्म होती है वहाँ से हमारे पास सुन्नत और कुरान की तालीमात आ जाती हैं, वहीं से वो तो शुरू हो रही हैं। हर जगह पर कहीं भी साइंस बताती है, हमारे पास मजहबी में वहाँ पर एग्जाम्पल्स भी हैं। इसको साथ लेकर चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई दफ़ा। उसके लिए क्या किया जाएगा, क्योंकि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, साथ स्पार्को है, मज़हब भी है, हमारे इस्लामी तालीमात हैं, थोड़ा मुश्किल भी होता है। इसको चैलेंज को कैसे देखेंगे? मेरा ये ख्याल है कि पहले भी अल्लाह के फजल व करम से जो फ़ैसले हैं वो बहुत बेहतर होते रहे, मगर अब तो मसला इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख़त्म हो जाएगा। और आप ये देख रहे हैं कि मेरी फ़वाद चौधरी साहब के साथ भी बात हुई है और वजारत साइंस के जो नुमाइंदे हैं वो इसमें मौजूद होंगे। और तमाम लोग, ये नहीं है कि ये जो मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी ही फ़ैसला करती है, बल्कि सूबों में भी कमेटियाँ जोनल में भी बैठती हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी बैठती हैं, तहसील में भी बैठती हैं, सब जगहों से जो है देखा जाता है और जहाँ से फिर शहादत आती है फिर उसको परखा जाता है। कई दफ़ा ऐसा होता है मौसम ख़राब है तो फिर उन इलाकों को फोकस किया जाता है, जैसे गवादर हैं, दूसरे इलाके हैं जहाँ पर मौसम ठीक है, तो वहाँ पर से फिर हमारे तमाम लोगों की जो नज़र है वो पूरे पाकिस्तान पर होती है। तो फिर इन तमाम चीज़ों को देखकर ही फ़ैसला किया जाता है। और आइंदा आने वाले जो महीने होंगे इस्लामी महीनों के एतबार से इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह के फजल व करम से हम सबको साथ लेकर चलेंगे और एक वहदत नज़र आएगी, एक यूनिटी नज़र आएगी, एक इत्तेहाद नज़र आएगा। क्योंकि मेरा तो काम ही मजहबी हम आहंगी रवादारी के हवाले से आपको पता है 50 साल से हमारे घराने का ये काम रहा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कहीं भी कोई कमी वाक़ई नहीं होने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। मौलाना साहब, आप समझते हैं कि इस्लाम में हमें बहुत वाज़े तौर पर बार बार ये बताया गया कि दीन और दुनिया को साथ लेकर चलना है। जहाँ दीन है वहीं पर दुनिया भी देखनी है और चीज़ें भी लेकर चलनी है। दुनियावी अमूर की हदीस और सुन्ना की एक बड़ी सीरीज़ मौजूद है जहाँ हमें ज़िंदगी का तरीका सिखाया जाता है। और एक दुनियावी चीज़ जिसका मैं अब जिक्र करने जा रही हूँ, नया साल है जिसके ऊपर हमारी ज़िंदगियाँ, हमारे स्केड्यूल, हमारे शेड्यूल डिपेंड करते हैं। आज 1 जनवरी है 2021, नया साल शुरू होने जा रहा है। इस मुनासिबत से आप कुछ कहना चाहेंगे पाकिस्तान की आवाम को? मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो जो हमारी कोताहियाँ पिछले सालों में रही हैं उसमें हमें अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगनी चाहिए। बिल्कुल। और उन कोताहियों को जो नया साल 2021 अब आया है इसमें हमें उसका अज़ाला करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि हमें चाहिए कि हम अग़यार के तरीक़ों को ना अपनाएं, हम अपने रब्बुल आलमीन के जो अहकामात हैं और रसूल अकरम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं और उससे जो हमें रोशनी हासिल होती है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को चलाएं, अपने घरों को चलाएं, अपने बच्चों को चलाएं, अपने कारोबार को चलाएं। मौलाना साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारी ज़िंदगी माफ़ी मांगी जाए और अल्लाह ताला से बेहतरी की दुआ की जाए। तो आज के मौके पर चूँकि आप भी हमारे साथ हैं तो आपकी वजह से तवज्जुह से हम चाहते हैं कि आप दुआ कीजिए, हम हाथ उठाएंगे, आमीन कहेंगे और अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए आगे बेहतर करे। प्लीज़ दुआ कीजिएगा आज के दिन के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। ए अल्लाह, तेरी
तेरे फजल से हमें ये 2021 का साल मिला है ईस्वी। ऐ अल्लाह इसमें इस साल को हमारे लिए खैर व बरकत का सबब बना दे। ऐ अल्लाह जो हमारी पिछले सालों में कोताहियाँ थी तो उन्हें माफ़ फरमा दे और हमें इसका अजाला करने की तौफीक अता फरमा। ऐ रब्बे करीम अपने अहकामात और नबी अकरम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से जो हमें रोशनी मिलती है, आपकी सीरत से जो हमें रोशनी मिलती है, उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ रब्बे करीम हमारे इस प्यारे मुल्क की हिफाजत फरमा, इसमें रहने वालों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इसको हर अंदरूनी बरूनी ख़तरात से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह हमारी हुकूमत, हमारी अफवाज, हमारे सिक्योरिटी इदारे, हमारी पुलिस, या अल्लाह ये जो पाकिस्तान की तरक्की में हमारे तमाम इदारे काम कर रहे हैं, या अल्लाह इनको खैर बरकत अता फरमा, कामयाबी अता फरमा, कामरानी अता फरमा। ऐ अल्लाह शुहदाए पाकिस्तान की शहादतों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इस वक्त मकबूजा कश्मीर के जो मुसलमान हैं, इस वक्त उन पर जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, ऐ रब्बे करीम या अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, उनकी मदद फरमा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। ऐ रब्बे करीम हमारी दुनिया भी अच्छी बना दे, हमारी आखिरत भी अच्छी बना दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों वक़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी बना, हमारी आखिरत भी अच्छी बना और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा ले। और 24 चैनल और 24 चैनल और 22 चैनल के ज़रिए आज हज़ारों लाखों लोग हमारे साथ इस दुआ में मौजूद हैं। या अल्लाह उनकी नेक हाजात को पूरा फरमा दे। ऐ अल्लाह सबके कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ रब्बे करीम आज सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह सबकी मुश्किलात को आसान फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे जो अफवाज पाकिस्तान के शहीद हैं, या अल्लाह उन सब की शहादतों को, पुलिस की शहादतों को तो कबूल फरमा, मग़फ़िरत फरमा, अपने और दर्जात को बुलंद फरमा। और या अल्लाह पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा, इंतहा पसंदी का या अल्लाह खात्मा फरमा और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। आमीन।